ऑल राइट, नमस्ते एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सीए ऋषभ डाकलिया पेनॉर्मिक एजुकेशन से सीए इंटरमीडिएट के कॉस्टिंग के रिवीजन सीरीज में एक और चैप्टर की चर्चा करने वाला हूं आज, दैट इज चैप्टर 12 सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है और अगर हम इसको जनरली वेटेज के टर्म्स में देखेंगे तो अच्छा खासा वेटेज है। जी हाँ, ये हमारा नॉर्मल वेटेज चार्ट अगर हम देखेंगे, इसमें मैंने आपके लिए हाईलाइट कर रखा है। करीब करीब पिछले 10 एग्जाम से नवंबर 18 से लेकर नवंबर 23 तक लगभग 100 मार्क्स का ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट में अगर हम देखेंगे तो इसमें से कुछ ना कुछ पूछ ही रखा है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस में कुछ चैप्टर्स का रिवीजन ले रखा है, वैसे आज हम सर्विस कॉस्टिंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सर्विस कॉस्टिंग में पूरा चैप्टर चर्चा करें उसकी जगह पे आई थिंक हम अगर ये समझ जाएं कि हमें अप्रोच कैसे करना है उन क्वेश्चंस को, तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इट विल बी ग्रेट। और इसीलिए आपने देखा हो तो हमने सेशन का नाम रखा हाउ टू अप्रोच क्वेश्चंस ऑफ सर्विस कॉस्टिंग, बिकॉज कई बार हम लोग वो क्वेश्चन को अप्रोच ही गलत करते हैं और अगर एक बार हमें वो तरीका आ गया तो फिर चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो सर्विस कॉस्टिंग के अंदर, हम बहुत इजीली उसका सॉल्यूशन लेके आ पाएंगे। सो इसीलिए अगर हम देखें तो यहां पे हम लोगों को दे रखा है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन सर्विस कॉस्टिंग, जिसमें ढेर सारी अलग अलग इंडस्ट्री है। सर्विस इंडस्ट्री मतलब वो जो मैन्युफैक्चर नहीं करती है, मतलब वो कोई ना कोई तरह की सर्विस दे रही है और उसकी भी कॉस्टिंग निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस ही कुछ इसी तरीके से कंस्ट्रक्टेड है कि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, हम सर्विस इंडस्ट्रीज, हम प्रोसेस वाली इंडस्ट्रीज, इन सभी का अलग अलग तरीके से कॉस्टिंग निकालने की कोशिश करते हैं, चाहे वो जॉब के रूप में हो, चाहे वो बैच के रूप में हो, चाहे वो प्रोसेस के रूप में हो। हमें उसका कॉस्टिंग अगर निकालना आ जाता है तो जब हम सीए फाइनल में जाएंगे, आर्टिकलशिप में जाएंगे, तो वहां पे ये नॉलेज हमें बहुत ही हेल्प करेगी पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट के लिए एंड ऑल्सो फॉर हैविंग अ इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ दैट पर्टिकुलर मॉडल वर्क्स। तो इस वाले चैप्टर में हम लोग ढेर सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम चर्चा करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में, जिसमें पैसेंजर और गुड्स दोनों ही तरह के ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चंस हमको बनते हैं और अगर हम उसका पर्सपेक्टिव अच्छे से समझ पाए तो बहुत ही इजी और हेवीली स्कोरिंग एरिया है ये, जिसपे हम लोग अच्छा खासा आई थिंक स्कोर कर सकते हैं। अगेन पैसेंजर इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो स्कूल और कमर्शियल बस ऐसे दो अलग अलग कैटेगरीज है, दोनों का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग अलग होता है, वो हम देखना चाहेंगे। ऑफकोर्स उसके अलावा जब हम होटल में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि सर आप कितने रूम्स बुक करना चाहेंगे, कितनी नाइट्स के लिए या कितने डेज के लिए, तो होटल इंडस्ट्री की कॉस्टिंग किस तरीके से निकाली जाती है वो हम देखेंगे। सिमिलरली हॉस्पिटल, क्योंकि हम कई बार देखते हैं आजकल क्रिकेट मैच जब हो रहा है, अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप जब कंडक्ट हुआ था तो लोगों को होटल में जगह नहीं मिली थी तो उन्होंने हॉस्पिटल के बेड बुक कर दिए थे, तो उसकी कॉस्टिंग किस तरीके से निकाली जाती है वो हम देखेंगे। देन ऑफ कोर्स कैंटीन, देन टोल रोड, देन आईटी इंडस्ट्री, देन इलेक्ट्रिसिटी, देन लोन, देन इंश्योरेंस एंड यही क्यों इसके अलावा कुछ और भी इंडस्ट्रीज है जो हम लोगों को सर्विस कॉस्टिंग के अंदर आ सकती है। तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि हम लोग कोई एक या दो इंडस्ट्री को भी अच्छे से समझ लेंगे ना, तो हम लोगों को तरीका बहुत अच्छे से पता चल जाएगा अबाउट हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। और हम लोगों ने जैसे प्रीवियस रिवीजन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे जो हमें पूरे चैप्टर का पर्सपेक्टिव देते हैं, वैसे इसमें भी मैं कुछ क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं जिससे कि आपको वो पर्सपेक्टिव प्रॉपर मिल पाए। तो जब भी हम अप्रोच की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे कि हम लोग यूनिट्स को अंडरस्टैंड करें। किसको अंडरस्टैंड करें? यूनिट्स। क्योंकि जब भी हम कॉस्टिंग निकालने जाएंगे कोई सर्विस इंडस्ट्री की तो उसमें यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट आती है, मतलब वो जो पर्टिकुलर कॉस्ट है वो कैसे एक्सप्रेस होगा। जैसे जब हम बस में ट्रैवल करते हैं तो क्या पूछेंगे आपको कहां जाना है और वो कितने किलोमीटर दूर है और कितने पैसेंजर है, तो वहां की यूनिट बन जाएगी पैसेंजर किलोमीटर। क्योंकि कोई एक पैसेंजर अगर 10 किलोमीटर जा रहा है और कोई दूसरा पैसेंजर 20 किलोमीटर जा रहा है तो दोनों का जो टिकट फेयर है वो अलग अलग होगा।
सिमिलरली अगर हम गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वहां पे हमारा जो यूनिट है वो बन जाएगा गुड्स ट्रांसपोर्ट में टन किलोमीटर्स, या फिर हमारा यूनिट जो है वो बन जाएगा हम बोल सकते हैं क्विंटल किलोमीटर्स, या फिर हमारा यूनिट है वो बन जाएगा केजी किलोमीटर्स। बिकॉज जब हम कभी भी इन यूनिट्स में एक्सप्रेस करेंगे तो हम लोगों को अच्छे से इसकी कॉस्टिंग निकालने का अंदाजा आ पाएगा। क्यों ऐसा? बिकॉज अगर आप कुछ पार्सल भेजना चाह रहे हैं कोई दूसरी सिटी पे, तो वो क्या पूछेंगे, वो सिटी कितनी दूर है और आपको कितना हैवी पार्सल भेजना है। तो दो चीज पे डिपेंड कर रहा है वो यहां पे, क्या नंबर ऑफ किलोमीटर्स भी और वेट भी। तो इसी तरीके से सारी इंडस्ट्रीज को अगर आप गो थ्रू करते हैं तो हर एक का कोई ना कोई एक यूनिट होता है, और इस चैप्टर को अप्रोच करने के लिए हमें वो यूनिट समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा आज के सेशन में। जैसे स्कूल में हमारी यूनिट सिर्फ स्टूडेंट्स ही रहेगी, क्योंकि जनरली हम स्कूल में देखते हैं कि रिकरिंग बच्चे होते हैं, मतलब एक बार जो बच्चे ने कमिटमेंट कर दिया वो साल भर उसी बस में उतने ही डिस्टेंस के लिए आने वाला है, तो उसका फेयर पहले से फिक्स हो जाता है, तो वहां पे किलोमीटर से ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रेलेवेंट है। बट अगर हम कमर्शियल बस सर्विस की बात करें और सपोज कोई दो स्टेशन के बीच में कोई कमर्शियल बस चल रही है, तो वहां पे नंबर ऑफ किलोमीटर्स और पैसेंजर दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए उसकी यूनिट क्या बन जाएगी हमारी, उसकी यूनिट बन जाएगी पैसेंजर किलोमीटर्स। क्या बन जाएगी? पैसेंजर किलोमीटर्स। अगर हम होटल की बात करें तो उस की इंडस्ट्री या उस इंडस्ट्री का हमारा इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट यूनिट क्या बन जाता है, रूम डेज या फिर नाइट इनटू नंबर ऑफ रूम्स। तो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सर योर फेयर विल बी 5000 पर रूम पर नाइट, दिस इज हाउ दे एक्सप्रेस। मतलब आप 2 नाइट के लिए स्टे कर रहे हो कोई होटल पे तो 5000 इंटू 2 10,000 कॉस्ट आएगा, और अगर आप 2 रूम और 2 नाइट्स ले रहे हो तो 5000 इंटू 2 4 मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20,000 आपका कॉस्ट आएगा, बिकॉज दैट इज हाउ दे एक्सप्रेस योर कॉस्ट इज पर रूम पर नाइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस कॉस्टिंग में। अगर आप ढंग से इतना लॉजिक समझ लेना, आपकी गाड़ी सर्विस कॉस्टिंग में कभी अटकेगी ही नहीं, कभी नहीं अटकेगी गाड़ी, बिकॉज वी नीड टू एक्सप्रेस एवरी डैम क्वेश्चन इनटू अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ दैट इंडस्ट्री। इसीलिए हम कई बार क्लास में भी बोलते हैं वी शुड बी वेरी वेरी गुड ऑब्जर्वर्स, और कई बार वो यूनिट कैसे एक्सप्रेस हो रही है उस पे मैटर करता है। जैसे हॉस्पिटल में भी कई बार रूम के बेसिस पे आपका चार्ज होता है, या कई बार बेड के बेसिस पे आपका चार्ज होता है, तो इसमें रूम डेज भी बन सकता है या पर बेड पर डे। कैंटीन में नॉर्मली ये चार्ज होता है पर मील अगर फिक्स चार्ज है तो। टॉल रोड में हमारा बेसिस बन जाएगा यहां पे कि वो, अब देखो कोई भी अगर टॉल में एंटर कर रहा है तो उसके किलोमीटर्स तो उतने ही फिक्स है, तो नॉर्मली उसमें क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, अलग अलग यूनिट्स हो जाएगी, मे बी 2 व्हीलर 4 व्हीलर, हैवी व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल एंड सो ऑन। आईटी इंडस्ट्री जो कि एक कस्टमाइज पार्ट होती है, उसमें हमारी यूनिट हो जाएगी पर प्रोजेक्ट, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट 6 महीने के होंगे, कुछ 3 महीने के होंगे, कुछ 5 महीने के होंगे, तो उसके बेसिस पे हम लोगों को जनरली जो है ये चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगेन इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वहां पे हमारी यूनिट हो जाती है किलोवाट आवर्स। अगर हम लोन डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो आ जाएगा पर एप्लीकेशन प्रोसेस्ड या पर लोन प्रोसेस्ड, क्योंकि कोई बैंक का लोन डिपार्टमेंट जो है उसको कितनी एप्लीकेशंस आती है उसके बेस पे कॉस्टिंग लगती है, क्योंकि उसकी पूरी मशीनरी उसके पीछे जाती है। अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो वहां पे हमारा बन जाता है जनरली पर पॉलिसी या ऑफ कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ द अमाउंट इंश्योर्ड। तो ये अगेन मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए जिसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पे आपका क्या यूनिट है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज इन सर्विस कॉस्टिंग इट इज प्राइमरी बेसिस टू अंडरस्टैंड हाउ योर होल स्कीम वर्क्स। और हम लोगों को नॉर्मली ऐसा ही आएगा, कैलकुलेट द फेयर फ्रॉम द पैसेंजर, calculate the room rent to be charged, calculate the toll amount to be charged from the vehicle। तो जब हम ये ढूंढ रहे हैं तो उसके सिंपल स्टेप्स होंगे कुछ, दो स्टेप्स विल बी वेरी वेरी इजी। सबसे पहला स्टेप, कॉस्ट का टोटल मारो, कुछ करना ही नहीं है भैया, कुछ खर्चे फिक्स्ड होंगे, कुछ खर्चे वेरिएबल होंगे, कैलसी लेना है, टोटल लगाना है, बहुत सिंपल।
इसको मैं क्लास में भी कई बार बोलता था, वापस अभी आपके लिए रिपीट कर रहा हूं ये चीज कि यहां पे कॉस्ट का टोटल मारना मतलब सिमिलर टू हमारा जो हम लोग ओवरहेड चैप्टर में मशीन आवर रेट का क्वेश्चन करते थे वैसा ही हो गया। वहां पे भी ढेर सारे कॉस्ट दिए होंगे, यहां पे भी ढेर सारे कॉस्ट दिए होंगे। नेचर ऑफ इंडस्ट्री के बेसिस पे कॉस्ट अलग अलग होता रहेगा। जैसे होटल की बात कर रहे हैं तो वहां पे कोई क्लीनिंग के चार्जेस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस होंगे और डेप्रीशिएशन होगा और हो सकता है मील का चार्ज हो एंड सो ऑन। अगर हम कमर्शियल बस की बात कर रहे हैं तो वहां पे डीजल का कॉस्ट हो गया या पेट्रोल का कॉस्ट हो गया, ड्राइवर की सैलरी हो गई, क्लीनर की सैलरी हो गई, मैनेजर की सैलरी हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गए एंड सो ऑन। ठीक है। सिमिलरली अगर हम कोई और इंडस्ट्री की बात करेंगे तो उस इंडस्ट्री में उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका खर्चा लागू होगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है कॉस्ट का टोटल करो एंड सेकेंड स्टेप होगा यूनिट्स आइडेंटिफाई करो, हमें किस यूनिट में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर हमें पैसेंजर किलोमीटर ढूंढने हैं तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स इनटू नंबर ऑफ किलोमीटर्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रूम डेज ढूंढने हैं तो नंबर ऑफ डेज जब होटल चालू है इनटू नंबर ऑफ रूम्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमें पर स्टूडेंट ढूंढना है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा ढूंढना पड़ेगा। ये सब टर्म्स आपको रिवीजन में ध्यान में आ रहे होंगे। ये मैं बता दूं वापस, वैसे आवश्यकता नहीं है लेकिन अगर मैं बता दूं तो ये वीडियो आपको तब ज्यादा यूजफुल रहेगा जब आपने एक चैप्टर पढ़ लिया है पहले और आपको एक क्विक रिकैप चाहिए टू रिकैपिटुलेट द ओल्ड थिंग्स दैट यू हैव लर्न। सो आई थिंक दिस विल हेल्प यू एंड ये सेकेंड स्टेप हमारा होगा यूनिट्स आइडेंटिफाई करो। और फिर हम क्या करेंगे, जो हमने कॉस्ट का टोटल ढूंढा है उसको डिवाइड करेंगे हमारी जो यूनिट्स है उससे, तो हम लोगों को कॉस्ट आ जाएगा। अब कई बार वो लोग सेल वैल्यू पूछते हैं तो हम लोगों को मार्जिन ऐड कर देना है, जो कि अगेन ऑन कॉस्ट हो सकता है या फिर ऑन सेल्स हो सकता है। हमें उस बेसिस पे वो चीजें कैलकुलेट करनी रहेगी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द बेसिक्स ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। सो अगर मैं फिर से एक बार रिपीट करूं तो सर्विस कॉस्टिंग में हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। जो भी इंडस्ट्री हो, चाहे स्टूडेंट वाली हो, चाहे पैसेंजर वाली हो, मतलब कमर्शियल बस वाली हो, चाहे गुड्स ट्रांसपोर्ट हो, चाहे होटल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे टोल रोड हो, चाहे आईटी हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे लोन हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, हमें वो इंडस्ट्री का यूनिट बेस ध्यान रखना है। और वो यूनिट को हेल्प करने के लिए कई बार हमें केपीआई मदद करता है, जो कि एक थ्योरी टॉपिक है जो आ सकता है, विच इज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मतलब हम उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं वैसा। ये यूनिट्स आपको कई बार एमसीक्यू में भी बन सकती है कि आपको ऊपर लिस्ट आउट कर दिया और आपको बोला है कि बताओ इसकी यूनिट आइडेंटिफाई करो, क्योंकि अगर केस बेस्ड सिनेरियो आता है तो इस तरह की कुछ चीज जो है वो क्रिएट हो सकती है। मैंने आपको बेसिक लेवल बताया है अभी तक कि सर्विस कॉस्टिंग में हमारा काम क्या होगा। हम बहुत सारे सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं और उन सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री में बी अ गुड ऑब्जर्वर एंड सी कि उस इंडस्ट्री का यूनिट किस तरीके से एक्सप्रेस हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चंस है वैसे ही पूछ सकती है, कुछ भी नया बन सकता है। तो उसमें आप जितने अच्छे से बाकी चीजों को ऑब्जर्व करते हो उतना आपको बेटर हेल्प करेगा टू गेट अ क्लियर विजन ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ दीज थिंग। सो आई होप यहां तक आपको एक बेसिक आइडिया आया होगा अबाउट हाउ द यूनिट थिंग वर्क्स। ठीक है, हम लोगों को इंडस्ट्री स्पेसिफिक यूनिट मल्टीप्लाई करनी है और 2 यूनिट में एक्सप्रेस हो रहा है कि 1 यूनिट में वो चेक करना पड़ेगा। जैसे पैसेंजर किलोमीटर 2 यूनिट हो गई तो उसमें मल्टीप्लिकेशन का काम आएगा। जैसे रूम डेज 2 यूनिट्स हो गई तो उसमें मल्टीप्लिकेशन काम आएगा। जैसे स्टूडेंट्स 1 ही यूनिट है तो उसमें सिर्फ 1 ही यूनिट काम आएगी। ये ध्यान में रखना है। आई होप आप सबको क्लियर है एंड आई थिंक देयर इज एन एक्नॉलेजमेंट इन द चैट बॉक्स। ठीक है, रिगार्डिंग यस सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सो कीप डूइंग दैट सो दैट हम लोगों को पता चलता रहे कि आप लोगों को चीजें क्लियर होती जा रही है। ये हमारी इंडस्ट्री का बेसिक हो गया, जहां पे मैंने सारी इंडस्ट्रीज का एक बेसिक पार्ट लिख दिया है कि किस तरीके से या कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे वर्क करती है, जो आपको स्क्रीन पे बहुत अच्छे से दिख रहा है। ये सिर्फ एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नई नई इंडस्ट्रीज भी बन सकती है। जैसे एजुकेशन सेक्टर का कुछ बन सकता है, जहाँ पे लाइब्रेरी का कुछ बन सकता है, जहाँ पे पर बुक चार्ज होगा। एजुकेशन सेक्टर का बन सकता है, कॉलेज का बन सकता है, जहाँ पे पर स्टूडेंट क्या फीस होगी वो नक्की करनी है। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे एंड उसमें जैसा कि मैंने बोला कि व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं एकदम प्रॉपरली उसको प्रेजेंट करने की बजाय आपको सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो देखना है, बिकॉज आप इतने मैच्योर हैं और स्मार्ट भी है कि प्रेजेंटेशन हम एग्जाम में इजीली कर पाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये स्टडी मैट का ही इलस्ट्रेशन 4 है, जिसमें वी आर गोइंग टू
लर्न अबाउट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। बहुत बेसिक क्वेश्चन टू स्टार्ट विद है, बट दिस विल वर्क मोर लाइक अ वार्म अप। क्या दिया हुआ है देखिए, एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज गिवन अ रूट 40 किलोमीटर्स लॉन्ग टू रन बस। यहां पे पॉइंट टू बी नोटेड है कि हमेशा ये ध्यान रखना कि 40 किलोमीटर वन वे है कि राउंड ट्रिप है, क्योंकि अगर राउंड ट्रिप होगा मतलब आना जाना दोनों दे रखा है, और वन वे है तो आपको सिंगल साइड देखना होगा। तो ये चीज आपको इन पर्टिकुलर ध्यान में रखनी रहेगी फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। यहाँ पे 40 किलोमीटर रूट ही बोला हुआ है, मतलब वन वे दे दिया है, आना जाना नहीं दिया है। ये कहीं नोट कर रहे हैं तो नोट करते रहें आप चीजें कि आपका वन वे होगा तो अलग कहानी हो जाएगी, और अगर आना जाना दोनों दे रखा है जिसको हम राउंड ट्रिप बोलते हैं इनकी भाषा में, तो आपकी कहानी अलग हो जाएगी। सो एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी has given up a route 40 kilometers long to run bus. The bus cost the company a sum of rupees 10 lakhs. It has been insured at the rate of 3% per annum and the annual tax will amount to 20,000. Second point to be noted, कुछ खर्चे आपको पर मंथ दे रखे होंगे, कुछ खर्चे आपको पर एनम दे रखे होंगे। मैं एक और डायलॉग बार बार क्लास में बोलता हूं, गधा गधा घोड़ा घोड़ा। जब हम घोड़े को कंपेयर कर रहे हैं तो घोड़े से कंपेयर करेंगे, जब हम गधे को कंपेयर करें तो गधे से कंपेयर करेंगे। माय पॉइंट हियर इज कि अगर आप मंथली कॉस्ट का टोटल ले रहे हो तो नीचे जो किलोमीटर्स लोगे या पैसेंजर किलोमीटर लोगे वो भी मंथली बेसिस पे होने चाहिए, और अगर आप एनुअलाइज्ड कॉस्ट ले रहे हो न्यूमरेटर में तो जो डिनोमिनेटर में आप बेस लोगे वो भी आपका एनुअल पैसेंजर किलोमीटर्स होने चाहिए। तो यहां पे कुछ खर्चे आपको पर मंथ बोल देंगे, कुछ खर्चे आपको पर एनम बोल देंगे, और हम एग्जाम के मूड में कई बार ऐसा करते हैं कि सीधा टोटली तो लगाना है, टोटल मार दो भैया। लेकिन हम ये नहीं करके हम क्या ध्यान में रखेंगे, हम ध्यान में रखेंगे कि कौन सा पर मंथ है, कौन सा पर एनम है, और हम सबको कॉमन यूनिट्स में लेके आएंगे। मतलब अगर न्यूमरेटर में हम लोग पर एनम बेसिस ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी हम पर एनम लेंगे, और अगर न्यूमरेटर में हम लोग पर मंथ बेसिस ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी हम पर मंथ ही लेंगे। क्योंकि ये रिवीजन है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बोला है कि यहाँ पे आपको 1.2 1.5x करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी ऑटो स्पीड ही वही है, बिकॉज दिस इज द रिवीजन आई थिंक विच इज इफेक्टिव, जहां पे आपको क्विक रिकैप हो जाए चीजों का। सो आगे बढ़ते हैं। गराज रेंट इज 20,000 पर मंथ, एनुअल रिपेयर्स विल बी 2,04,000। देखिए एक पर मंथ था, एक एनुअल बेसिस था। द बस इज लाइकली टू लास्ट फॉर 2.5 ईयर्स, ये हम लोगों को डेप्रिसिएशन के लिए काम लग जाएगा। द ड्राइवर सैलरी विल बी 30,000 पर मंथ and the conductor's salary will be 25,000 per month in addition to 10% of takings as commission. In addition to 10% of the takings as commission to be shared by the driver and the conductor equally. ये कंडक्टर और ड्राइवर दोनों जो है वो इक्वली ही शेयर करने वाले हैं। किस चीज को? जो हमारी टेकिंग्स है उसको, ठीक है, मतलब जो हमारा कमीशन है उसको। कमीशन किसके ऊपर बेस दे रखा है? टेकिंग्स। टेकिंग्स मतलब क्या हो गया? सेल वैल्यू। आगे आएगा, समझाऊंगा मैं। कॉस्ट ऑफ द स्टेशनरी विल बी 1,000 पर मंथ, मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी विल बी 17,000 per month, petrol and oil will be rupees 500 per 100 kilometer. The bus will make 3 up and down trips carrying on an average 40 passengers on each trip. The bus will run on an average 25 days in a month. Assuming 15% profit on takings, calculate the bus fare to be charged पर पैसेंजर किलोमीटर। मैंने क्या कहा था? यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इन्होंने बोल ही दिया है पर पैसेंजर किलोमीटर। तो क्या करेगा कंडक्टर? कोई 4 पैसेंजर आए जिनको 5 किलोमीटर दूर जाना है तो क्या करेगा? 4 पैसेंजर्स इंटू 5 किलोमीटर्स, मतलब 20 पैसेंजर किलोमीटर्स हो गया। और हमारे को पर पैसेंजर किलोमीटर का कॉस्ट या सेल वैल्यू पता है, मतलब टिकट प्राइस पता है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टिकट वैल्यू आ जाएगी। दिस इज हाउ यू शुड बी डूइंग इट। आई होप आपको रिकलेक्ट हुआ कि किस तरीके से वर्क करना है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? सिंपली बेस लेंगे। सबसे पहले द बस कॉस्ट द कंपनी अ सम ऑफ 10 लाख। क्या ये 10 लाख रिलेवेंट है क्या? नहीं, हम लोगों को यहां पे रिलेवेंट होगा इसका डेप्रिसिएशन, जो कि कितना लगने वाला है? 2.5 साल के हिसाब से 10 लाख डिवाइडेड बाई 2.5 कर देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा? 4 लाख। एक और चीज के लिए यहां पे मैं थोड़ा सा आपको अवेयर करवाना चाहूंगा। इंस्टीट्यूट नॉर्मली जब इसका प्रेजेंटेशन करती है तो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में बाइफरकेट करती है। क्या ऐसा जरूरी है? मेरे हिसाब से नहीं। पास में भी और मैंने बैच में भी कई बार कहा है कि फ्यू ऑफ आवर स्टूडेंट्स इन द पास्ट हैव स्कोर्ड 100 on 100, जहां पे मैंने तो यही बोला था कि आप एक कॉमन टेबल भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको डबल श्योर होना है तो आप भी इंस्टीट्यूट की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट की अलग और आपका जो फिक्स कॉस्ट है उसका अलग, जिसमें वेरिएबल को लोग वेरिएबल नहीं लिख के रनिंग चार्जेस लिखते हैं। तो अभी तो मैं आपको सॉल्यूशन करना सिखा रहा हूं, तो मैं एक बार लिस्ट को नॉर्मल बना दूंगा, डायरेक्ट बना दूंगा। तो हम लोगों को डेप्रिसिएशन दे रखा है, ये हमने एनुअल ले लिया है, मतलब सारे खर्चे एनुअल ही लेने पड़ेंगे। इंश्योरेंस 3% बोला हुआ है, तो 10 लाख का 3% कितना हो जाएगा? 30,000।
एनुअल टैक्स हम लोगों को बोला हुआ है 20,000। ये इनकम टैक्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये रोड टैक्स या रजिस्ट्रेशन चार्जेस या कोई तरह का प्रोफेशनल टैक्स है जो हमें ध्यान में रखना है। एनुअल रिपेयर्स हम सीधा ले लेंगे, कितना ले लेंगे, 2,04,000। उसके बाद ड्राइवर सैलरी 30,000 पर मंथ एंड कंडक्टर सैलरी इज 25,000 पर मंथ। तो इनको एनुअल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख लूंगा ड्राइवर, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंडक्टर। ड्राइवर हो जाएगा 30,000 पर मंथ, दैट इज 3,60,000 एंड कंडक्टर हो जाएगा 25,000 टू 12, दैट इज 3 लाख, दैट इज 3 लाख। और इनका कमीशन भी बोला हुआ है। कमीशन को मैं बाद में नोट डाउन करवाऊंगा आपको, बस इसको एक बार ब्रैकेट बना रहा हूं। फिर आपका आ जाता है स्टेशनरी। स्टेशनरी विल बी 1,000 पर मंथ, मतलब 12,000 आ गया। मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी विल बी 17,000 पर मंथ, सो 17,000 इंटू 12, 17 12 204, तो आ जाएगा 2,04,000। पेट्रोल एंड ऑयल, ये बढ़िया पॉइंट है, हमेशा इसमें आपको थोड़ी जद्दोजहद करनी ही पड़ेगी। पेट्रोल एंड ऑयल विल बी, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ₹500 पर 100 किलोमीटर्स। ₹500 पर 100 किलोमीटर्स का मतलब कि हर 100 किलोमीटर का 500 रुपए लगेगा, मतलब 1 किलोमीटर का कितना रुपया लग रहा है, 5। अब ये हमें रिलेटिव टर्म्स में दे दिया है, तो उसके लिए हम लोगों को एक वर्किंग नोट बनाना रहेगा। क्या चीज का वर्किंग नोट बनाना रहेगा, हमें वर्किंग नोट बनाना रहेगा नंबर ऑफ किलोमीटर्स। हमें किसका वर्किंग नोट बनाना रहेगा, हमें वर्किंग नोट बनाना रहेगा नंबर ऑफ किलोमीटर्स। अब नंबर ऑफ किलोमीटर्स पे हम बाद में आएंगे, पहले बाकी के खर्चे एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। और क्या बोला हुआ है, द बस विल टेक 3 अप एंड डाउन ट्रिप्स कैरिंग ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर ऑन ईच ट्रिप। ठीक है, द बस विल मेक 3 अप एंड डाउन ट्रिप, मतलब ये डेली बेसिस पे बोल रखा है, आना जाना आना जाना आना जाना, ऐसा बोल दिया है। एंड द बस विल रन ऑन एन एवरेज हाउ मच, 25 डेज इन अ मंथ। तो आई थिंक पेट्रोल और कमीशन, ये 2 ही खर्चे हैं जो बच गए हैं, और उसके लिए हम लोगों को यूनिट कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो मैंने आपको वहां पे भी बोला था पार्ट बी। तो नंबर ऑफ किलोमीटर्स एक यूनिट हो गई, और दूसरी यूनिट हो जाएगी हमारी नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर्स। नंबर ऑफ किलोमीटर्स के लिए बड़ी सिंपल गिनती करते हैं, 40 किलोमीटर इज वन वे, 40 किलोमीटर इज वन वे। अब इंटू 2 करेंगे तो 1 राउंड ट्रिप हो गई, इंटू 3 करेंगे तो 3 राउंड ट्रिप हो गई, इंटू 25 करेंगे तो महीने भर की ट्रिप्स हो गई, इंटू 12 करेंगे तो साल भर की ट्रिप्स हो गई, इंटू 12 करेंगे तो साल भर की ट्रिप हो गई। ये क्या है, किलोमीटर्स। ये क्या है, अगर 2 देखेंगे तो दैट इज आना जाना, मतलब राउंड ट्रिप के लिए। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स। ये क्या है, डेज, तो ये डेली का किलोमीटर आया। इंटू 25 दिन करेंगे तो महीने का किलोमीटर आएगा, और इंटू 12 महीने करेंगे तो साल भर का आएगा। तो चलिए कर देते हैं, 40 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 25 इंटू 12, दैट विल अमाउंट टू हाउ मच, 72,000 किलोमीटर्स। 72,000 किलोमीटर्स किसके लिए रिलेवेंट है पब्लिक, रिलेवेंट है पेट्रोल कॉस्ट के लिए। लेकिन डिनोमिनेटर में हम लोगों को सिर्फ किलोमीटर नहीं चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, पैसेंजर किलोमीटर। तो पैसेंजर किलोमीटर के हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ किलोमीटर्स इनटू नंबर ऑफ पैसेंजर्स। किलोमीटर्स के हमने ढूंढ लिए क्या, यस, कितने हैं, 72,000। और एक टाइम पे हम लोग कितने कैपेसिटी रखते हैं, बोल रखा है ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर्स। तो 72,000 इंटू 40 कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 2,880,123, 28,80,000 पैसेंजर किलोमीटर आ गए। अब यहां पे भी कई जनों को थोड़ा सा डिलुलू होता है। क्या डिलुलू होता है कि 40 पैसेंजर तो हमें हर बार पैसेंजर को मल्टीप्लाई करना है, नहीं, हमने टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर ढूंढ लिए, तो सिर्फ हम जैसे ही वन टाइम पैसेंजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली सारी चीजें आ गई। इसमें पॉइंट टू बी नोटेड यह है कि कई बार बस जाते वक्त अलग कैपेसिटी से जा रही है और आते वक्त अलग कैपेसिटी से आ रही है, तो आपको टू का अलग निकालना पड़ेगा और फ्रो का अलग निकालना पड़ेगा। छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको हेल्प करेंगे ध्यान में रखने के लिए। तो नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर आ गए हमारे 28,80,000 और नंबर ऑफ किलोमीटर सिर्फ आ गए 72,000। नंबर ऑफ किलोमीटर्स किस चीज के लिए रेलेवेंट रहेंगे गाइस, पेट्रोल कॉस्ट के लिए। वेरी गुड। तो चलिए हम लोग पेट्रोल कॉस्ट यहां पे लिख देते हैं। कितना आएगा पेट्रोल कॉस्ट, 72,000 किलोमीटर्स इंटू 5 रुपीज पर किलोमीटर। तो 72,000 इंटू 5 कर देते हैं तो कितना आ जाता है हमारा 3,60,000। और यहां पे मैं एक और चीज ऐड करूंगा। क्या ऐड करूंगा, प्रॉफिट। क्या ऐड करूंगा, प्रॉफिट।
जो कि हो जाएगा 0.15x, और ये x क्या हो गया है सर? ये x हो गया हमारा, ये रहा पूरा क्वेश्चन, ये x हो गया हमारा टोटल टेकिंग्स, ठीक है। और ये कमीशन कितना था हमारा? कमीशन था 10% ऑफ द टेकिंग्स, तो अगेन 0.10x मैंने ऊपर लिख दिया। तो कुल मिला के अगर आप समझ पाए तो हम लोगों ने सारे खर्चों का टोटल लगा दिया है, और उन खर्चों में हम लोगों ने 2 या 3 x के बेसिस पे चीजें ली है, क्योंकि हमें टोटल टेकिंग्स तो पता ही नहीं है तो उसको x ले लिया, और हमारा प्रॉफिट जो है वो 15% ऑफ द टेकिंग्स है तो उसको 0.15x ले लिया, और हमारा जो ड्राइवर का कमीशन है, कंडक्टर का कमीशन है, इट इज शेयर्ड बाय बोथ ऑफ देम, वो हमने 10% ऑफ द टेकिंग्स लिया है क्योंकि ऐसा बोल रखा है। तो अगर मैं इस पूरे का टोटल लगा लेता हूं तो ये हो जाएगा 4 लाख प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 2,04,000 प्लस 3,60,000 प्लस 3 लाख प्लस 12,000 प्लस 2,04,000 प्लस 3,60,000, तो आ जाता है हमारा करीब करीब 18,90,000। इज इट सो? आप भी साथ साथ में टोटल मार दीजिए, 4 लाख प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 2,04,000 प्लस 3,60,000 प्लस 3 लाख प्लस 12,000 प्लस 2,04,000 प्लस 3,60,000, ठीक है। तो टोटल आ जाता है 18,90,000। आई थिंक ऐसा एक चार्ट बॉक्स में पार्ट आ रहा है कि एनुअल रिपेयर रह गया, ये रहा, मैंने ले रखा है 2,04,000 टोटल, और उसका टोटल इंक्लूड करके ही हमारा टोटल आ रहा है 18,90,000। 18,90,000। अब व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? एक इक्वेशन बना देंगे हम लोग। क्या इक्वेशन बनाएंगे? कॉस्ट में 2 चीजें हैं, देखो, 18,90,000 प्लस 0.10x प्लस प्रॉफिट जो कि हमने ले लिया है 0.15x इज इक्वल्स टू टोटल टेकिंग्स जो कि हो जाता है हमारा x। ये हमने बचपन से इक्वेशन पढ़ रखी है, क्या? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल टेकिंग्स, जो कि हमारी क्या हो जाएगी? 18,90,000 प्लस 0.10x, ये हमारा कॉस्ट हो गया, और प्रॉफिट हमारा 0.15x हो गया, और x हमारी टोटल टेकिंग्स हो गई। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 18,90,000 इज इक्वल्स टू 0.75x, क्योंकि 0.25x उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18,90,000 डिवाइडेड बाय 0.75 विच विल बी 25,20,000। मतलब टोटल जितने भी पैसेंजर्स आएंगे साल भर में, उनसे हम लोगों को टोटल 25,20,000 रुपए लेना है। और ये 25,20,000 रुपए हमारा क्या आ गया? न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे पैसेंजर किलोमीटर्स, जो हमने ढूंढे थे। कितना आया था हमारा? 28,80,000। कितना आया हमारा? 28,80,000। सो वो बेस आएगा। एक पार्ट आया है कि गराज रेंट शायद हम भूल गए हैं। जी हाँ, गराज रेंट 20,000 पर मंथ है, तो उस 20,000 पर मंथ को हम लोगों को 2,40,000 और ऐड कर देना पड़ेगा। अगर 2,40,000 हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे आई थिंक हमारा टोटल पार्ट बन जाएगा 18,90,000 प्लस 2,40,000, तो बन जाएगा 21,30,000। चलिए करेक्ट कर देते हैं, इसीलिए मैंने बोला साथ साथ में करना बहुत जरूरी है। इसको करेक्ट कर देते हैं। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 21,30,000 प्लस 0.10x प्लस 0.15x इज इक्वल्स टू टोटल आ जाता है x। इसको सॉल्व करेंगे तो 21,30,000 डिवाइडेड बाय 0.75 विल बी योर वैल्यू ऑफ x, ठीक है, क्योंकि जब ये 0.25 उधर जाएगा तो 0.75 बन जाएगा। 21,30,000 डिवाइडेड बाय 0.75 आ जाता है हमारा 28,40,000। तो थोड़ा और बड़ा वैल्यू बन जाएगा, हमारा जो टेकिंग्स है वो बढ़ जाएगा, अच्छी बात है। 28,40,000 इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? पैसेंजर किलोमीटर से। किलोमीटर से नहीं डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं? पैसेंजर किलोमीटर से। सो गिनते हैं, चलिए इसको 28,40,000 डिवाइडेड बाय 28,80,000
दिस विल बी 0.98611। लिखना मत भूलिएगा, पर पैसेंजर पर किलोमीटर। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पैसेंजर अगर 1 किलोमीटर के लिए आ रहा है तो उससे सिर्फ 98 पैसे लेंगे, और अगर एक पैसेंजर 10 किलोमीटर के लिए आ रहा है तो 0.986 इंटू 10 करेंगे, मतलब 9.86 लेंगे। और अगर 5 पैसेंजर 10 किलोमीटर के लिए आ रहे हैं तो 10 इंटू 5 50 करेंगे, और 50 से मल्टीप्लाई करके हमारा, मतलब 0.986 से मल्टीप्लाई करके हमारा वैल्यू डिटरमाइन होगा। सो इस क्वेश्चन का बेसिस पूरा यही है। ये रहा इसका पूरा सॉल्यूशन, जिसको हमने थोड़ा सा करेक्शन किया था क्योंकि 2,40,000 का रेंट मैं इंक्लूड करना भूल गया था। तो अगर हम उसके बेसिस पे इंक्लूड करते हैं तो हमारा 28,40,000 डिवाइडेड बाय 28,80,000, जिसके बेसिस पे हमारा वैल्यू बन जाएगा पर पैसेंजर पर किलोमीटर। क्लियर है क्या पब्लिक? क्या यही पूछा हुआ है हम लोगों को? यस, हमेशा पूछ लेने का। मैंने ये भी एक और चीज क्लास में बार बार बोली है कि कॉस्टिंग के कोई भी क्वेश्चन को जब आप एग्जाम में स्टार्ट करोगे तो हम लोग सम के ऊपर से नहीं, सम के नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सो दैट हमें ये टाइमली आइडेंटिफाई हो जाए कि ये किस चैप्टर को बिलोंग कर रहा है। जैसे यहां पे सीधा बोल दिया है, अगर हम पहले ही देख लेंगे ये चीज, क्या देख लेंगे? अज्यूमिंग 15% प्रॉफिट ऑन टेकिंग्स, कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज पर पैसेंजर किलोमीटर, मतलब हमारा ये सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है और उस बेस पे वैल्यू डिटरमाइन होगी। तो 4-5 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है इस सम से पूरे चैप्टर के लिए। पहला, हम लोगों को कॉस्ट का टोटल मारना पड़ेगा, जो कि हम लोग अगेन फिक्स्ड और रनिंग के बेसिस में बाइफरकेट कर सकते हैं। दूसरा, ये ध्यान रखना टेकिंग्स मतलब सेल्स वैल्यू हो गई, तो अगर कुछ बोला हुआ है सेल्स वैल्यू के बेसिस पे लेना है तो एक्स लेके एक इक्वेशन बनेगी, उस बेस पे कैलकुलेट होगा। पेट्रोल डीजल ये हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ किलोमीटर्स लगेंगे, कितने जन बैठे हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल गिवन हो। और अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि सपोज हमारा जो ट्रिप्स है वो सिंगल साइड दे रखा है कि राउंड ट्रिप का वैल्यू दे रखा है किलोमीटर्स के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हमें 5 चीजें टिपिकली ध्यान में रखनी है। एक, पर एनम है कि पर मंथ है, उसके बेसिस पे देखना है। दूसरा, पेट्रोल डीजल ये सब किलोमीटर्स के बेसिस पे होंगे, जबकि जो हमारा फाइनल यूनिट है वो पैसेंजर किलोमीटर्स के बेसिस पे होगा। फिर हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो कुछ चीजें हम लोगों को मिसिंग के टर्म्स में दे सकते हैं, तो उसको एक्स लेके हम अज्यूम करेंगे तो हमारा उससे सॉल्यूशन बन जाएगा। दिस इज हाउ वी मस्ट बी सॉल्विंग द होल सम ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। ये हमारा किसके बारे में डिस्कशन हुआ? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कशन हुआ, जहां पे हम लोगों ने एक सीधा टोटल लगा के बेसिस ले लिया है। आई होप आप सबको एक बेसिक अवेयरनेस आ गया, थोड़ा याद आ गया कि किस तरीके से करते हैं, सो दैट आने वाले सम्स में हम थोड़ा स्पीड पकड़ पाए। ओके, ग्रेट। चलिए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं और स्कूल के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। अब ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, जहां पे अगेन हम लोगों को यूनिट्स ध्यान में रखने हैं, बट स्कूल इंडस्ट्री में आप समझिए हर स्टूडेंट रोज अलग अलग नहीं आते। एक बार एक स्टूडेंट कमिटमेंट कर दिया तो वो साल भर के लिए उस बस में कंटिन्यू करने वाला है, जिसका घर और स्कूल दोनों फिक्स्ड है, तो वो किलोमीटर को हटा ही देते हैं और जनरली ऐसा फिक्स करते हैं कि आप स्कूल से अगर थोड़े डिस्टेंस की दूरी पे हैं तो आपका ये चार्ज रहेगा, फिर इसके बियॉन्ड थोड़े डिस्टेंस में है तो आपका ये चार्ज रहेगा, और उससे और दूर है तो आपका ये चार्ज रहेगा। वहां पे हम ऐसा नहीं करते कि रोज टिकट 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 और कंडक्टर जो है वो फीस कलेक्ट कर रहा है। एक बार हम लोग ने कमिटमेंट कर दिया तो हम साल भर को उसको फिक्स कर लेते हैं। इसीलिए यहां पे इस इंडस्ट्री में हमारी यूनिट हो जाएगी इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स। मैं वर्ड स्टूडेंट नहीं यूज कर रहा हूं, क्या यूज कर रहा हूं? इक्विवेलेंट स्टूडेंट यूज कर रहा हूं। इक्विवेलेंट स्टूडेंट का मतलब है कि कुछ स्टूडेंट्स नजदीक है, कुछ स्टूडेंट दूर है, कुछ स्टूडेंट उससे दूर है, तो हम लोगों को उन सबको उनके रेशियो से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे हमारी टोटल वैल्यू जो है वो डिराइव होगी। तो यहां पे चेक करते हैं जरा कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। हमें बोल रखा है SMC इज अ पब्लिक स्कूल हैविंग 5 buses, each plying in different directions for the transport of its school students. In view of the larger number of students availing the bus service, the buses work 2 shifts daily, both in the morning and in the afternoon. The buses are garaged in the school. रोज बस जो है वो कहाँ पे आके बेसिकली गराज होती है, स्कूल में ही होती है। The workload of the students has been so arranged that in the morning
the first trip picks up the senior students, and the second trip flying an hour later picks up the junior students. Similarly, in the afternoon, the first trip takes the junior students and an hour later the second trip takes the senior student. आराम से समझते क्या हो रहा है. बसेस स्कूल गराज में पार्क्ड है, सुबह स्कूल गराज से निकलते हैं, सीनियर स्टूडेंट्स को लेते हैं, वापस आते हैं, 1 राउंड ट्रिप. जूनियर स्टूडेंट्स को लेते हैं, वापस आते हैं, 2 राउंड ट्रिप्स. जूनियर स्टूडेंट्स को छोड़ते हैं, वापस आते हैं, 3 राउंड ट्रिप्स. एंड सीनियर स्टूडेंट्स को छोड़ते हैं और वापस आते हैं, 4 राउंड ट्रिप्स. तो अगर बस एक दिन में x किलोमीटर चल रही है, तो मतलब अगर बस एक साइड पे x किलोमीटर चल रही है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 4 राउंड ट्रिप मतलब 8 नॉर्मल ट्रिप्स. तो 8 इंटू एक्स, 8x किलोमीटर्स ट्रैवल होंगे इन 1 सिंगल डे फॉर एवरी सिंगल पार्ट. ऐसे क्वेश्चन में एक और चीज देख लीजिएगा कि हम पर बस निकालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि पर बस में गधा गधा, घोड़ा घोड़ा. अगर हम लोग पर बस का कॉस्ट ले रहे हैं तो नीचे स्टूडेंट्स भी एक ही बस के लेंगे, और अगर सारी बसेस का टोटल ले रहे हैं तो नीचे स्टूडेंट्स भी हम लोग सारी बसेस के मिला कर लेंगे. आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि स्टेटमेंट में आपको क्या पूछा है. मैं अभी एक बस के बेसिस पे करा रहा हूं, क्योंकि फाइनल आंसर तो अदरवाइज भी हमारा मैच ही करना है और हमारा ऑब्जेक्टिव यहां पे रिवाइज करना ज्यादा है, इसलिए. So the workload of the students has been so arranged that in the morning the first trip picks up the senior students and the second trip flying an hour later picks up the junior students. Similarly, in the afternoon the first trip takes the junior students and an hour later the second trip takes the senior students home. The distance traveled by each bus one way. बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्लैरिटी वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बसेस एक साइड पे 8, तो 8 सीनियर आ गए, 8 जूनियर आ गए, कितना हो गया 32. अब इनको छोड़ के आएंगे वापस, तो 32 एंड 32 कितना हो गया 64. तो एक दिन में एक बस 64 किलोमीटर्स का आना जाना करती है. इनटू नंबर ऑफ डेज कर दोगे तो एक महीने के किलोमीटर्स आ जाएंगे, इनटू नंबर ऑफ मंथ्स कर दोगे तो एक साल के किलोमीटर आ जाएंगे. और बसेस साल भर तो नहीं चलती, हमने पिछले क्वेश्चन में 12 महीने लिया था. यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दे रखा होगा. The school works 25 days in a month and remains closed in vacation in May, June and December. वो दिन भी क्या दिन थे जब साल में 3 महीने की छुट्टियां मिलती थी. Bus fee, however, is payable by the students for all 12 months in a year. The details of the expenses for a year are as under: driver's salary, cleaner's salary, license fee, insurance, repairs and maintenance, purchase price of the bus, life of the each bus, scrap value of buses at the end of the life, scrap value of buses at the end of the life, and diesel cost. Each bus gives an average mileage of 4 kilometer per liter of diesel. Seating capacity of each bus is 50 students and the seating capacity is fully occupied during the whole year. Students picked up and dropped. तो गलत आंसर आएगा, Just a moment.
काला टीका जरूरी है। और आई थिंक वी आर बैक लाइव। एक बार जरा मुझे जस्ट रिस्पॉन्ड कर दीजिए। ओके तो चलिए आगे चलते हैं। हम चर्चा कर रहे थे वही कि इसमें हम लोग पर मंथ नहीं निकाल सकते बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अगर हमने टोटल कॉस्ट को पर मंथ के किलोमीटर स्टूडेंट से डिवाइड किया तो बेसिकली इसमें कुछ इस तरह का बेस होगा कि वी वोंट बी एबल टू गेट द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब नीचे हम लोग ऊपर किलोमीटर का कॉस्ट लेंगे तो हम 9 महीने का ही लेंगे, क्योंकि 3 महीने तो चलेंगे ही नहीं। पर 1 महीने का लेके अगर हम स्टूडेंट से डिवाइड कर रहे हैं तो हम मान रहे हैं कि पूरे 12 महीने स्कूल वर्क कर रही है। तो ये बेसिकली हम लोगों को ध्यान में रखना है। और चलिए अब टोटल लगा लेते हैं। हम पर बस फिलहाल ढूंढ रहे हैं इसको, और पर बस कुछ इस तरह होगा कि यहाँ पे ड्राइवर सैलरी हम लोगों को दे दी है 4500 इंटू 12, बिकॉज पर मंथ पर ड्राइवर दिया हुआ है। सो दिस विल अमाउंट टू हाउ मच? 54,000। देन क्लीनर सैलरी बोल दी है 3,500 पर मंथ, लेकिन नीचे एक और चीज दे दी है 1 क्लीनर एम्प्लॉयड फॉर ऑल द 5 बसेस। 1 क्लीनर एम्प्लॉयड फॉर ऑल द 5 बसेस का मतलब ये हो गया कि हमारा एक बस का जो सैलरी होगा क्लीनर का वो डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो 3500 डिवाइडेड बाई 5 कर देते हैं हम लोग, तो कितना आ जाता है? 700 इंटू 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8,400। देन लाइसेंस फीस पूरे साल भर का साथ में ही दे दिया है तो हम 8600 एज इट इज ले लेंगे। इंश्योरेंस 10,000 साथ में ही दे दिया है तो एज इट इज ले लेंगे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 35,000 पर बस पर एनम दिया है तो साथ में ले लेंगे। परचेज प्राइस 15 लाख है, स्क्रैप वैल्यू 3 लाख है और 12 साल की लाइफ है, तो हम कर देंगे 15 लाख माइनस 3 लाख 12 लाख डिवाइडेड बाई 12, तो 1 लाख हमारा क्या आ जाएगा? डेप्रीसिएशन। 1 लाख हमारा क्या आ जाएगा? डेप्रीसिएशन, जिसके बेस पे हम लोग वैल्यू बेस निकालेंगे। और उसके बाद हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है डीजल कॉस्ट। अब डीजल कॉस्ट के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ किलोमीटर्स ढूंढने पड़ेंगे। चलिए नंबर ऑफ किलोमीटर्स ढूंढते हैं एक बस के। मैंने क्या बोला था? ये है स्कूल, ये है फाइनल डेस्टिनेशन। 8 आना 8 जाना, 8 जाना 8 आना, ये हो गया सीनियर स्टूडेंट्स, ये हो गया जूनियर स्टूडेंट्स का पिकअप। अब इसको इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ड्रॉप। तो टोटल 8 सिंगल ट्रिप्स हो रही है इंटू 8 किलोमीटर्स, तो एक दिन के कितने किलोमीटर्स हो गए? 64 इंटू हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ डेज विच इज 25 इंटू क्या करेंगे? 9। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो इसके बेसिस पे हमारे टोटल किलोमीटर्स आ जाएंगे 64 इंटू 25 इंटू 9, वो आ जाता है हमारा 14,400 एनुअल किलोमीटर्स। 14,400 एनुअल किलोमीटर्स। और 14,400 को हम लोगों को किससे मल्टीप्लाई करना है? अब यहाँ पे जो डीजल कॉस्ट दे रखा है वो तो पर लीटर है, और नीचे जो माइलेज है वो 4 किलोमीटर पर लीटर है, तो 1 लीटर में 45 रुपए का खर्चा लग रहा है। और 1 लीटर में हम लोग 4 किलोमीटर चल रहे हैं, दैट मीन्स 4 किलोमीटर का 45 रुपए का खर्चा लग रहा है। तो 1 किलोमीटर का कितना खर्चा लगेगा? 45 डिवाइडेड बाई 4 विच इज 11.25, और 11.25 को हम हमारे एनुअलाइज्ड किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14,400 इंटू 11.25, तो हमारा कॉस्ट आ जाएगा 1,62,000। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, हमने सारी चीजें ले ली क्या? ड्राइवर सैलरी ले लिया है 54,000, क्लीनर सैलरी 700 इंटू 12, लाइसेंस फीस हमें दे रखी 8,600, इंश्योरेंस हमने ले लिया 10,000, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हमने ले लिया 35,000, डेप्रीशिएशन हमने ले लिया है 1 लाख, और डीजल कॉस्ट हम लोगों ने ले लिया है 45 पर लीटर और 4 किलोमीटर मतलब 11.25, और नंबर ऑफ किलोमीटर्स हमने ले लिए थे 8 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 25 इंटू 9, 14,400 इंटू 11.25 विच इज 1,62,000। और कुछ बचा है क्या इसमें? नहीं, नीचे हम लोग कुछ अलग से प्रॉफिट का कंसिडरेशन दे नहीं रखा है, तो एज इट इज सीधा ही ले लेते हैं। लगा दीजिए जरा इसका टोटल, 54,000 प्लस 8,400 प्लस 8,600 प्लस 10,000 प्लस
35,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,62,000 आ जाता है 3,78,000। जब हम 3,78,000 को डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट स्टूडेंट से, यहाँ पे टेकिंग्स का कमीशन वगैरह कुछ भी नहीं लिया क्योंकि कुछ दिया हुआ ही नहीं था। सो 3,78,000 को हम किससे डिवाइड करेंगे? हमारे इक्विवेलेंट स्टूडेंट से, तो हमारा काम बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स के लिए एक अलग वर्किंग नोट समझाता हूँ। देखिए हमारे 2 ट्रिप होती थी, एक सीनियर स्टूडेंट्स की ट्रिप, एक जूनियर स्टूडेंट्स की ट्रिप। सीनियर में कितने बच्चे होते थे? अगर सीटिंग कैपेसिटी हम देखते हैं तो हमें दे रखी है 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी 50 बच्चे हैं, यहाँ पे भी 50 बच्चे हैं। तो सर आपने दोनों क्यों लिए सीनियर जूनियर को? क्योंकि एक बस में 100 स्टूडेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं, एक साथ नहीं, बट पहले एक ट्रिप फिर एक ट्रिप, तो टोटल 100 स्टूडेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं। अब इन 100 स्टूडेंट्स में से 50% स्टूडेंट्स, मतलब 50 स्टूडेंट्स 0 to 4 किलोमीटर में रहते हैं, और बाकी 50% स्टूडेंट जो है वो हमारे 50 स्टूडेंट्स वो 4 to 8 किलोमीटर में रहते हैं। और इन दोनों की फीस का वेटेज दे रखा है। क्या वेटेज दे रखा है? कि अगर हम इनसे 1 लेते हैं तो इनसे कितना लेंगे? 0.5। अगर हम 4 to 8 वालों से 1 लेते हैं तो हम 0 to 4 वालों से कितना लेंगे? 0.5। सो उस टर्म्स में अगर हम देखें टर्मिनोलॉजी, तो हमारा बन जाता है 50 इंटू 0.5। कितने इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स हो गए? 25। और 50 स्टूडेंट्स इंटू 1, कितने इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स हो गए? 50। तो टोटल कितना हो गया हमारा? 75, मतलब 75। सर कैसे 75? टोटल तो 100 स्टूडेंट्स थे, भले ही 100 स्टूडेंट्स थे, पर हम इक्विवेलेंट टर्म्स में 75 स्टूडेंट्स की ही फीस लेंगे। क्यों? क्योंकि जो 0 to 4 वाले 50 है उनसे हम आधी फीस ही ले रहे हैं, मतलब उनसे 25 बच्चों की फीस ही ले रहे हैं। और जो 4 to 8 वाले हैं उनसे हम पूरी फीस ले रहे हैं बस की, तो उनसे 50 ले रहे हैं। तो जब भी आपको ये स्कूल का पार्ट है, ऐसे कई बार इंस्टीट्यूट एक और क्वेश्चन पूछती है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16। अगर आपको वेटेज दे दिया है, कुछ नहीं करना, सिंपल फंडा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखो, वेटेज लिखो, मल्टीप्लाई कर दो, आपको इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स आ जाएंगे। और हमेशा आपका बेस क्या रहेगा? जिसको आपने 1 लिया है वो आपका बेस रहेगा, जिसको आपने 1 लिया है वो आपका बेस रहेगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए? 75। हम करेंगे 3,78,000 डिवाइडेड बाय 75। कर दीजिए पब्लिक, 3,78,000 डिवाइडेड बाय 75 करते हैं तो हमारा आ जाता है 5040। ये फीस पर स्टूडेंट आ गई, फीस पर स्टूडेंट आ गई। इसको डिवाइडेड बाय 12 करते हैं तो महीने की फीस आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 420, 420 रुपीज पर स्टूडेंट पर मंथ। ये किसके वाले की है? जिसको हमने 1 का वेटेज लिया था। ये कौन सा वाला है? जिसको हमने 1 का वेटेज लिया था, ठीक है। तो फिर एक और वेटेज क्या बनेगा आपका? अगर हम 0 to 4 वाले की बात करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 210 पर स्टूडेंट पर मंथ। सर ऐसा कैसे किया आपने, या ये सही है कि नहीं, हम कैसे वेरीफाई करेंगे? हम कुछ इस तरह वेरीफाई करेंगे। करो बच्चों, 210 0 to 4 वाले इंटू 12 महीने इंटू 50 बच्चे, कितना आ जाता है? 1,26,000। और अब करो 420 इंटू 12 महीने इंटू कितने बच्चे? 50, कितना आ जाता है? 2,52,000। इन दोनों का टोटल हमेशा हमारे टोटल कॉस्ट के बराबर होगा, जो कि कितना आया था? 378। यहाँ पे कितना आया है? 378। ऐसे हम लोग हमेशा वेरीफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से ये हमारा इसका ओवरऑल आंसर जो है वो सेट होगा। तो अगर स्कूल स्टूडेंट का कभी भी क्वेश्चन आए जो आपके स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है, तो आप कुछ इस तरीके से उसका सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोगों को किलोमीटर्स का कोई रेलेवेंस नहीं है। इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों को क्या करना है, मैं फिर से समझा दे रहा हूं। हमारे पास कितने बच्चे थे? 100 बच्चे, उसमें से 50% बच्चे मतलब 50 स्टूडेंट्स 0 to 4 की रेंज में आ रहे हैं, और 50% बच्चे मतलब अनदर 50 स्टूडेंट्स 4 to 8 में आ रहे हैं। मैं क्लास में कई बार बोलता हूं, हम डिनर करने गए और 6 जन गए थे, पर उसमें से 2 तो छोटे बच्चे थे, कच्ची पूड़ी। तो अगर हम फेयर कॉस्टिंग करेंगे तो क्या करेंगे? हम 4 एडल्ट्स और जो 2 बच्चे हैं उनको हाफ हाफ गिन के डिवाइडेड बाई 5 ही करेंगे तो पर पर्सन कॉस्ट बेटर आएगा। तो यहाँ पे भी यही बोला है कि जो 0 to 4 वाले हैं किलोमीटर्स में, उनसे हम आधी फीस ले रहे थे, तो उसको मैंने 0.5 का वेटेज असाइन किया। और हमने जो 4 to 8 वाले हैं उनसे हम पूरी फीस ले रहे हैं, तो उनको हमने 1 का वेटेज असाइन किया। सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 0 to 4 वालों को हम 1 का वेटेज दे दे? जी हाँ। तो दूसरे का वेटेज कितना हो जाएगा? 2।
क्या उससे भी आंसर बनेगा हमारा? हाँ, उस केस में हमारा जिसको हमने 1 का बेस लिया है वो आंसर आएगा, मतलब 210 बनेगा तो इंटू 2 करना पड़ेगा तो 420 बन जाएगा। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द होल पार्ट। इसमें आप पॉइंट टू बी नोटेड क्या लिखोगे, आप एरो मार्क के क्वेश्चन के ऊपर लिख सकते हो कि यहाँ पे हमेशा हमें पर एनम बेसिस पे ही जाना बेटर रहेगा। वो इसलिए क्योंकि पेट्रोल कॉस्ट 9 महीने का ही है, अगर हम 1 महीने का पेट्रोल कॉस्ट करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करेंगे तो गलत आंसर आएगा, गड़बड़ बनेगी। कई बार इतनी माइन्यूट चीजें स्टूडेंट्स पकड़ते नहीं है या भूल जाते हैं, तो मैं इसलिए सजेस्ट करूंगा कि आप इसको लिख ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये हमारा पूरा सॉल्यूशन, सेम पैटर्न, पूरे कॉस्ट का टोटल और नीचे डिवाइडेड बाय यूनिट्स। वो यूनिट आइडेंटिफाई करनी हमारे लिए बहुत जरूरी बन जाती है। एक और इंडस्ट्री कंप्लीट की। आई होप आप सभी को ये एकदम अच्छे से क्लियर हुई। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और एक और नई इंडस्ट्री की बात करते हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। लेकिन थोड़ा अच्छा बड़ा क्वेश्चन कवर किया हुआ है इसमें, ठीक है। ये देखते हैं हम आराम से कि क्या दिया हुआ है। मिस्टर एक्स ओन्स अ बस विच रन्स इन द फॉलोइंग स्केड्यूल, दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड बैक सेम डे, 250 किलोमीटर वन वे। नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ 8, सीटिंग कैपेसिटी ऑक्यूपाइड 90%। ये हमारा स्टडी मैट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 है। दिल्ली टू आगरा एंड बैक सेम डे, डिस्टेंस कवर 210 किलोमीटर वन वे। बहुत क्लियरली वन वे राउंड ट्रिप नोट करिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ डेज ईच मंथ 10 एंड सीटिंग कैपेसिटी 85%। सिमिलरली दिल्ली टू जयपुर एंड बैक सेम डे, डिस्टेंस कवर्ड 270 किलोमीटर वन वे। नंबर ऑफ डेज ईच मंथ 6 एंड सीटिंग कैपेसिटी 100%। मतलब जिस दिन बस चंडीगढ़ जा रही है जाके वापस आ जा रही है, जिस दिन बस आगरा जा रही है जाके वापस आ जा रही है, जिस दिन बस जयपुर जा रही है जाके वापस आ जा रही है। तो हम लोगों को इसमें क्या करना है, इसमें एक और चीज है, अलग अलग सीटिंग कैपेसिटी दे रखी है। देखो, एक जगह 90%, एक जगह 90%, एक जगह 85% और एक जगह 100%। फिर हम लोगों को दूसरी डिटेल्स दे रखी है, फॉलोइंग आर द अदर डिटेल्स, that is cost of the bus, salary of the driver, salary of the conductor, salary of the part-time accountant, insurance of the bus, diesel consumption 4 km per liter at 56 rupees per liter, road tax, lubricant oil, permit fee, repairs and maintenance, depreciation of the bus and sitting capacity of the bus। मतलब मैंने इसलिए फटाफट पढ़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। सिंपल बेस याद रखें, क्या करेंगे हम, सारे खर्चों का टोटल लगाएंगे। अब सारे खर्चों का टोटल लगाने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिएगा, टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स। चलिए, टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स का हम लोग एक वर्किंग नोट बना देते हैं और यहां लिख देते हैं क्या बेस होगा। पहले हम लिख देते हैं दिल्ली टू चंडीगढ़, फिर हम लोग लिख देते हैं दिल्ली टू आगरा और फिर हम लोग लिख देते हैं दिल्ली टू जयपुर। यह है 250 वन वे इंटू सेम डे वापस आ रहे हैं तो 2 हो जाएगा, इंटू ऐसी कितनी ट्रिप्स है, 8। अगेन दिल्ली टू आगरा कितना है, 210 इंटू सेम डे वापस आ रहे हैं, इंटू ऐसी कितनी ट्रिप्स है, 10। और अगर जयपुर की बात करें तो 270 किलोमीटर इंटू सेम डे वापस आ रहे हैं और ऐसी कितनी ट्रिप्स है, 6। सर आपने सीटिंग कैपेसिटी तो ली नहीं, अभी हम लोग नंबर ऑफ किलोमीटर्स ढूंढ रहे हैं। किस लिए, ये डीजल कंजम्पशन के लिए। और यहां पे हम पहले 2 क्वेश्चन मैंने आपको पर एनुअल बेसिस कराए, इसमें पर मंथ बेसिस में कराता हूं। आप अगेन वेरीफाई करेंगे आंसर को तो वो सेम ही आंसर बनेगा। दिस इज जस्ट टू शो कि इस वाले क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए गिन लेते हैं, 250 इंटू 2 इज 500 इंटू 8 इज 4000, 210 इंटू 2 इज 420 इंटू 10 इज 4200 एंड 270 इंटू 2 हो जाता है 540 इंटू 6 हो जाता है 3240 प्लस 8200 कर देंगे हम लोग तो हमारा आ जाता है टोटल 11440 किलोमीटर। ये हमारा बनेगा वर्किंग नोट नंबर 1। यहाँ पे एक और चीज मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा, मेरा ये आपसे सजेशन रहेगा कि जब भी आप इंस्टीट्यूट के पेपर में प्रेजेंटेशन दे रहे हो वर्किंग नोट को पहले बता दो ताकि उनको पता चले कि कोई भी फिगर जो आपने बाद में आंसर में यूज किया है वो किस तरीके से आएगा।
तो यहाँ पे हमारा पहला वर्किंग नोट हो गया कितना, 11,440 किलोमीटर्स। अब चलिए थोड़े मंथली कॉस्ट का हम लोग टोटल लगा देते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ द बस हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 12 लाख, और डेप्रीशिएशन बोल रखा है 20%। तो हम करेंगे 12 लाख इंटू 20% डिवाइडेड बाई 12, तो हमारा पर मंथ कॉस्ट कितना आ चुका है यहाँ पे 20,000। सैलरी एज इट इज ले लेंगे 24,000 पर मंथ। सैलरी ऑफ द कंडक्टर ले लेंगे 21,000 पर मंथ। पार्ट टाइम अकाउंटेंट ले लेंगे 5,000 पर मंथ। गधा गधा, घोड़ा घोड़ा। इंश्योरेंस को पर एनम को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर मंथ, तो हम ले लेंगे 400। डीजल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, 11,440 किलोमीटर बराबर है इनटू हम करेंगे 14 रुपीज। कैसे आया 14 रुपीज, 1 लीटर में 56 रुपए लगते हैं और 1 लीटर में बस 4 किलोमीटर चलती है, तो 4 किलोमीटर के लिए 56 रुपए लगते हैं, तो 1 किलोमीटर के लिए 14 रुपए लगे। तो हम क्या करेंगे, 11,440 इंटू 14, आपका टोटल आ जाएगा 1,60,160। रोड टैक्स भी पर एनम है, उसको मंथ में कन्वर्ट कर देंगे 15,915 डिवाइडेड बाई 12 विच इज 1326.25। लुब्रिकेंट ऑयल बोला हुआ है ₹10 पर 100 किलोमीटर, मतलब पर किलोमीटर अगर हम देखें तो 0.1 हो जाएगा, इंटू 11,440 करेंगे तो ये 1144 आ जाएगा। आपने नोट किया है तो मैंने किलोमीटर पर मंथ लिए हैं। परमिट फी एज इट इज ले लेंगे, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एज इट इज ले लेंगे, और डेप्रीशिएशन हम ऊपर ऑलरेडी ले चुके हैं। लगाइए जरा टोटल कितना बैठता है, 20,000 प्लस 24,000 प्लस 21,000 प्लस 5,000 प्लस 400 प्लस 1,60,160 प्लस 1326.25 प्लस 1144 प्लस 315 एंड प्लस 1,000। $2,34,345.25 यही आ रहा है। जी हाँ, आराम से टोटल लगाएं और मुझे बताएं। एक और चीज बोली हुई है, रुक जाइए, पैसेंजर टैक्स इज 20% ऑफ टोटल टेकिंग्स। तो ये तो हमारे जो एब्सोल्यूट टर्म्स में खर्चे हैं वो दिए हुए हैं, और इसमें हम अब ऐड क्या कर देंगे 0.20x, और फिर बोला हुआ है 30% हमें प्रॉफिट भी लेना है, तो एक और चीज क्या ऐड कर देंगे 0.30x इज इक्वल्स टू x। ये केस बनेगा हमारा इज इक्वल्स टू x। सो हमने जानबूझ के इस क्वेश्चन में सारी चीजें कैसे कवर की है, पर मंथ बेसिस पे। कैसे कवर की है, पर मंथ बेसिस पे। और अगर पर मंथ बेसिस पे हम लोग अगर टोटल लगाते तो अब एक इक्वेशन बन जाएगी, क्या, 2,34,345.25 प्लस 0.50x इज इक्वल्स टू x। सो 0.50x क्योंकि ये इधर चला गया इज इक्वल्स टू 2,34,345.25, तो x की वैल्यू आ जाएगी 234,345.25 डिवाइडेड बाई 0.5, मतलब इंटू 2 कर दीजिए, जो आ जाएगा 4,68,690.5। अगर हम एनुअलाइज बेसिस पे जाएंगे तो इसको इंटू 12 कर देंगे तो हमारा एनुअल कॉस्ट बन जाएगा, जो कि टोटल कुछ इस तरीके से बनेगा। ग्रेट। अब क्या करेंगे नेक्स्ट करेंगे हम लोग सेकंड हमारा वर्किंग नोट, विच विल बी डिवीजन वाला पार्ट, जो कि हम लोगों को क्या देखना होगा, जो कि हम लोगों को देखना है हमारे पैसेंजर किलोमीटर, क्योंकि डिवाइड हमें किससे करना होगा, यहाँ पे पैसेंजर किलोमीटर्स से। किससे डिवाइड करना होगा, पैसेंजर किलोमीटर्स से। सो हमने किलोमीटर तो ढूंढ रखे हैं, बट यहां पे हमें वापस पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी। ये भी पॉइंट टू बी नोटेड है, छोटे छोटे पॉइंट्स की मार्किंग करा रहा हूं। क्यों पॉइंट टू बी नोटेड है, बिकॉज हमारा यहां पे अलग अलग ट्रिप्स में अलग अलग पैसेंजर है, तो यहां पे सीधा हम इंटू 40 या इंटू 50 नहीं कर सकते। मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 बताया था उसमें हमने सीधा कर दिया था, लेकिन यहां पे हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर एक ट्रिप पे अलग पैसेंजर्स है और अलग कैपेसिटी है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, मैं यहीं
फिर से एक और वर्किंग नोट बनाऊंगा। एक काम करते हैं, नीचे यहां पे लिख देते हैं 250 किलोमीटर्स इंटू 2 इंटू 8 इंटू हमारी कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी है 50, लेकिन 90% ही ऑक्यूपाइड है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 45। तो ये आ जाएगा हमारा 250 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 45। दिस विल बी 1,80,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। ये तो सिर्फ दिल्ली टू चंडीगढ़ का आया भैया। फिर दिल्ली टू आगरा का क्या करेंगे भैया, 210 इंटू 2 इंटू 10 ट्रिप इंटू यहाँ पे 85% कैपेसिटी है, तो हम करेंगे 50 इंटू 85%। सर क्या 42.5 जन बैठते हैं क्या? नहीं, कभी 42, कभी 40, कभी 43, कभी 45, ऑन एन एवरेज ये बैठता है। सो 210, नहीं तो आधा जन कैसे बैठ पाएगा। 210 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 42.5, ये बन जाएगा 1,78,500। और थर्ड वाला बनेगा हमारा 270 इंटू 2 इंटू 6 ट्रिप्स इंटू 50 जन और 100% कैपेसिटी पे है, तो ये हमारा बन जाएगा 270 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 50, जो कि बन जाएगा 1,62,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। आई होप आप सबको समझ आया डिफरेंस। पेट्रोल डीजल के लिए हमारा किलोमीटर्स रेलेवेंट है, और नीचे जब डिवाइड करेंगे हम लोग फाइनल यूनिट्स के लिए तो पैसेंजर किलोमीटर्स रिलेवेंट है। और इस केस में हमने टोटल किलोमीटर्स इनटू पैसेंजर्स नहीं किया, क्योंकि अलग अलग ट्रिप्स है, अलग अलग कैपेसिटी पे बंदे जा रहे हैं। तो कर दीजिए 180 प्लस 178,500 प्लस 1,62,000, इसका टोटल हो जाता है 5,20,500। और हम लोग फाइनली क्या करेंगे, 4,68,690.5 डिवाइडेड बाय 5,20,500। इससे हमारा फेयर आएगा पर पैसेंजर पर किलोमीटर। कौन सा फेयर आएगा? पर पैसेंजर पर किलोमीटर। चलिए कर देते हैं 468,690.5 डिवाइडेड बाय 520,500, तो आ गया हमारा 0.900 पर पैसेंजर पर किलोमीटर। अब चंडीगढ़ कितना दूर है अगर हम देखें तो चंडीगढ़ दूर है, आई थिंक जयपुर था 270, आगरा था 210 और चंडीगढ़ था 250। तो अगर किसी को चंडीगढ़ जाना है तो एक पैसेंजर का 0.9 1 किलोमीटर का लेंगे, तो 250 किलोमीटर का हो जाएगा 250 इंटू 0.9 विच विल बी 225, 210 इंटू 0.9 विच विल बी 189 एंड 270 इंटू 0.9 विच विल बी 243। ये हमारा फेयर आ गया दिल्ली टू आगरा, दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड दिल्ली टू जयपुर। ये हमने क्या किया, पर पैसेंजर पर किलोमीटर निकाल के हमने क्या कर दिया है, उसको नंबर ऑफ किलोमीटर्स इन एवरी ट्रिप से मल्टीप्लाई कर दिया है। सो ये एक और क्वेश्चन हुआ हम लोगों को, यहाँ पे दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू आगरा और दिल्ली टू जयपुर ही पूछा था। आई होप आपको ये क्विक रिवीजन हेल्प कर रहा है टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट कैसे करना है, टू अंडरस्टैंड कौन कौन से वर्किंग नोट बनाने हैं, टू अंडरस्टैंड क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। ये मैं पर मंथ बेसिस पे गया, वैसे ही आप पर एनम बेसिस पे भी जा सकते थे, पर मुझे ऐसा लगता है सबको इंटू 12 मल्टीप्लाई करे, इसकी जगह मेजरली खर्चे यहाँ पे पर मंथ ही दे रखे हैं, तो हम लोगों को वही बेसिस ध्यान में रखना था। क्लियर है क्या पब्लिक? ग्रेट। चलिए तो हम अगली इंडस्ट्री की बात करते हैं। हमने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कवर की, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे हॉस्पिटल इंडस्ट्री की। इस इंडस्ट्री में हम लोगों को इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चन पूछती है तब अक्सर हम लोगों को एक और चीज पूछती है विच इज कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आप लोगों को मार्जिनल कॉस्टिंग का फंडा पता होना चाहिए या उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, विच इज व्हाट fixed cost divided by contribution per unit, and what is contribution per unit? Sales value minus the variable cost। ठीक है, तो एक बार हम रीड करेंगे ये भी।
हॉस्पिटल वाला पार्ट भी। सिमिलरली होटल आएगा तो आप क्या करेंगे, इसी तरीके से जैसे ट्रांसपोर्ट में किया था सेम बेसिस वहीं रखेंगे, विच विल बी टोटल खर्चा लगाएंगे और उसको क्या करेंगे, रूम डेज से मल्टीप्लाई करेंगे। 300 दिन सपोज होटल ऑपरेट करता है और 100 रूम है तो 300 इंटू 100 30,000 रूम डेज आ जाएंगे। और अगर डबल स्वीट है, ट्रिपल स्वीट है, ऐसा भी बोल रखा है तो उनके वेटेज से भी मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलर टू स्टूडेंट्स। सो वो ध्यान रखना है, आप होटल में लिख सकते हैं कि दिस इज सिमिलर टू स्टूडेंट्स, सो आप उसका कवरेज इजीली कर पाएंगे। हॉस्पिटल में थोड़ी सी कहानी अलग है, इसलिए एक क्विक ओवरव्यू में इसका भी दे देता हूं। क्या बोला हुआ है, एबीसी हॉस्पिटल रन्स अ क्रिटिकल केयर यूनिट इन अ हायर्ड बिल्डिंग, सीसीयू कंसिस्ट ऑफ 35 बेड्स एंड 5 मोर बेड्स कैन बी एडेड इफ रिक्वायर्ड। 5 और बेड हम ऐड कर सकते हैं जब जरूरत होगी तब। रेंट पर मंथ is 75,000. Supervisors 2 persons 25,000 per month each. Nurses, this is your hospital का क्वेश्चन, स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है, होटल इंडस्ट्री के जस्ट बाद आपको दे रखा है। सुपरवाइजर्स 2 persons 25,000 per month. Nurses 4 persons 20,000 per month each. Ward boys 4 persons 5,000 per month each. Doctors 2,50,000 per month paid on the basis of number of patients attended and spent time by them या time spent by them। मतलब ये एक हिंट हो गया कि ये वेरिएबल खर्चा है। सर आपने क्यों ये वेरिएबल की कहानी लिखी, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि नॉर्मली हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूट ये पूछती है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, और ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमें फिक्स्ड और वेरिएबल का बाइफर्केशन बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। अब नॉर्मली सुपरवाइजर, नर्सेज, वार्ड बॉयज और रेंट, इनमें कुछ नहीं दे रखा था, इनको हम क्या मानेंगे, फिक्स्ड, क्योंकि इनकी सैलरी की कमिटमेंट हमने कर दी है। इररिस्पेक्टिव ऑफ कितने भी पेशेंट्स आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट डॉक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स पेमेंट हो रहा है तो वेरिएबल नेचर हो गया। अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर है, ऊपर कुछ मंथ दे रखा था, नीचे कुछ ईयर दे रखा है। याद रखिएगा, गधा गधा घोड़ा घोड़ा, कंपैरिजन के लिए हमेशा आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो रिपेयर्स फिक्स्ड है 81,000, फूड टू पेशेंट्स वेरिएबल है 8,80,000, अदर सर्विसेज टू पेशेंट्स वेरिएबल है 3 लाख रुपीज, और लॉन्ड्री चार्जेस वेरिएबल है 6 लाख रुपीज, एंड सो ऑन। Oof, it was estimated that 150 days in a year 35 beds are occupied। ये हम लोगों को कैपेसिटी के लिए दे दिया है। And for 80 days only 25 beds are occupied. Also the hospital hired 750 beds at a charge of 100 per bed day to accommodate the flow of patients. However, this does not exceed more than 5 extra beds over and above the normal capacity of 35 beds on any day। यहां पे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है, हमारी कैपेसिटी कितनी है 35 बेड्स एंड 5 मोर बेड्स कैन बी एडेड इफ रिक्वायर्ड, और नीचे क्या बोला हुआ है कि हम लोग जो है वो 40 बेड टोटल ऑक्यूपाई कर सकते थे। किसी ने तो यहां पे बोल दिया 750 बेड हायर किए हैं। ये साल भर के टोटल बेड है भैया, कभी 2, कभी 3, कभी 5, कभी 2, कभी 1, कभी 2, कभी 5, कभी 1, कभी 3। हम 5 से ऊपर कभी गए नहीं, क्योंकि 40 से ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं थी। तो जब सीजन टाइम होता है, मतलब जब बीमारियों का टाइम होता है, मतलब जब बीमारी बहुत फैली होती है, तो 35 बेड तो पूरे फुल हो ही जाते हैं, और कई कई बार हमें बाहर से बेड मंगवाना पड़ता है जिसका भी 5 का ही कैपेसिटी है। ऐसे साल भर में हमने कितने बेड मंगवाए थे, 750। ये क्लैरिटी दे दी है, नहीं देते तो भी हम यही अज्यूम करते। तो चलिए आगे जाते हैं हम लोग, और हम लोगों को यहाँ पे क्या पूछा हुआ है आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट पर पेशेंट डे इफ द हॉस्पिटल रिकवर्स ऑन एन एवरेज 2,000 पर डे फ्रॉम ईच पेशेंट एंड फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द हॉस्पिटल। चलिए पहले प्रॉफिट वाला पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है, पर पेशेंट डे, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेशेंट एक दिन रुकेगा तो उसको प्रॉफिट, मतलब उसको प्रॉफिट नहीं, उसको पेशेंट डे बोलते हैं। कोई पेशेंट 6 दिन रुक रहा है तो 6 पेशेंट डेज हो गया। कोई 2 पेशेंट घर के साथ में बीमार हुए और वो 5 दिन रुक रहे हैं तो 5 इंटू 2 10 पेशेंट डेज हो गए। ये यूनिट का फंडा समझ लिया ना गाइस, सर्विस कॉस्टिंग इज मक्खन, इट इज वेरी वेरी इजी। सो चलिए देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से इसको आगे सॉल्व करेंगे। हम लोगों को टोटल खर्चा ले लेना है। चलो साल भर का कॉस्ट ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, रेंट पर मंथ 75,000 इंटू 12 कर देते हैं, कितना आ जाएगा 9 लाख। सुपरवाइजर्स 2 इंटू 20,000 इंटू 12 कर देते हैं, कितना आ जाएगा 4,80,000। सुपरवाइजर 2 पर्सन थे, और सॉरी ये नर्सेज ले लिया मैंने। सुपरवाइजर्स तो है 2 पर्सन इंटू 25,000
इंटू 12 दैट इज 6 लाख रुपीज। नर्सेस देखेंगे तो हो जाएगी 4 इंटू 20,000 इंटू अगर हम देखें तो 12 विच विल बी 9,60,000। और वार्ड बॉयज देखें अगर हम लोग तो वार्ड बॉयज में हो गया था, देखिए मैंने गधा घोड़ा मिक्स कर दिया, एक्चुअली 2 इंटू 20,000 किया था तो वो 480 आया। अभी जस्ट मुझे क्लिक हुआ तो क्लैरिफाई कर रहा हूं, जिनको नहीं पता चला क्या बोल रहा हूं जाने दो, नहीं रिलेवेंट है। रेंट हमारा हो गया 9 लाख, सुपरवाइजर 2 इंटू 25,000 इंटू 12 हो गया 6 लाख, 4 इंटू 20 इंटू 12 हो गया 960, 4 इंटू 5,000 इंटू 12, 5,000 इंटू 12 इंटू 4 ये हो गया 2,40,000। और डॉक्टर को हम लोग दे रहे हैं 2.5 लाख पर मंथ, मतलब टोटल कितना दे रहे हैं 30 लाख रुपए साल का। फिर ये रिपेयर्स पूरे साल भर के 81,000 लिख लीजिए, फूड टू पेशेंट्स वेरिएबल है 8,80,000 लिख लीजिए, अदर सर्विसेज टू पेशेंट्स वेरिएबल है 3 लाख लिख लीजिए, लॉन्ड्री चार्जेस वेरिएबल है 6 लाख लिख लीजिए, मेडिसिन वेरिएबल है 7.5 लाख लिख लीजिए, अदर फिक्स एक्सपेंस वेरिएबल है 10,80,000 लिख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अलोकेटेड ये भी जरूरी है 10 लाख ये लिख दीजिए, और एक खर्चा मैं और लिखूंगा फाइनली 75,000 रुपए। हाउ इज दिस 75,000 कैलकुलेटेड? 750 बेड हमने हायर किए थे बेड और हमारा कॉस्ट था 100 पर बेड डे, तो 75,000 ये भी आ गया। इस बेसिस पे हम लोगों को क्या मिला है, हमारा टोटल खर्चा मिल गया है पूरे साल भर का। चलिए टोटल लगा लेते हैं, 9 लाख प्लस 6 लाख प्लस 960 प्लस 240 प्लस 30 lakhs प्लस 81,000 प्लस 8,80,000 प्लस 3 lakhs प्लस 6 lakhs प्लस 7,50,000 प्लस 10,80,000 प्लस 10 lakhs प्लस 75,000, इसका टोटल आ जाता है 1,04,66,000। ये क्या किया है, वही हमारी सादी कहानी, न्यूमरेटर कैलकुलेट करो, डिनोमिनेटर कैलकुलेट करो, वैल्यू निकाल लो, वो तो कॉस्ट के लिए आएगा। यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट बोला हुआ है तो हम सीधे बेसिस पे भी गिन सकते हैं, पर उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिएगा, पेशेंट डेज। तो चलिए हम लोग पेशेंट डेज निकाल लेते हैं। क्या बोला हुआ है हमें, 150 दिन तो ऐसे थे जब 35 बेड्स ऑक्यूपाइड थे, प्लस 80 दिन ऐसे थे जब 25 बेड ऑक्यूपाइड थे, प्लस 750 बेड्स हमने अलग से और ऑक्यूपाई किए हैं। 150 दिन 35 बेड, 80 दिन 25 बेड, और बाकी के दिन खाली था हॉस्पिटल। लेकिन इन दिनों में कई बार हम 35 से ऊपर भी गए थे। उस पूरे साल भर का टोटल कितना है 750। तो ये कोई डे से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि जब ये था उसका टोटल एक साथ हम लोगों को 750 बना के दे दिया है। ये हमें ध्यान रखना, बहुत अच्छा पॉइंट है, स्टूडेंट्स को कई बार यहां पे कंफ्यूजन होता है। 150 इंटू 35 m प्लस 80 इंटू 25 m प्लस एंड 150 इंटू 35 m प्लस 80 इंटू 25 m प्लस एंड 750 m प्लस। मेमोरी रिकॉल करेंगे तो हमारे टोटल कितने आ गए, 8,000 पेशेंट डेज आ गए, मतलब नंबर ऑफ पेशेंट्स इंटू नंबर ऑफ डेज। वापस बोल रहा हूं, ये 750 हमारा कैसे आया है, दिस 750 क्यूमुलेटिव बेड्स, अलग अलग दिन पे, कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 1 कभी 2 कभी 2 कभी 3 कभी 4 कभी 5, इस तरीके से टोटल 750 बैठ गया। अब हम क्या करेंगे, एक पेशेंट से एक दिन का हम 2,000 रुपए ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारा टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा, 2,000 इंटू 8,000 पेशेंट डेज। दिस इज सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं, या दिस इज हमारा सर्विस चार्ज बोल सकते हैं, एंड ये हमारा पेशेंट डेज आ गया। तो हम कैलकुलेट करेंगे 2,000 इंटू 8,000, ये आ जाएगा 1,60,00,000, और 1,60,00,000 में से 1,04,66,000 हम रिमूव करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट, विच इज व्हाट, 55,34,000। आई होप ये आया है सबका। और इस 55,54,000 को भी हमें पर पेशेंट डे कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें बोल ऐसा ही रखा है। तो 55,34,000 को हमें किससे डिवाइड कर देना है, 8,000 से, 3030 स्वाहा, तो हमारा आ जाएगा 5534 डिवाइडेड बाई 8, दैट विल बी 691
0.75 is your profit per patient day. PRPPD, profit per patient day. This is how you will be calculating your hospital वाला पार्ट. अब देखो मैं बिल्कुल कहूंगा ऐसा कि एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, फिर आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि सब में पैटर्न तो सेम ही है, रिश्ता वही, सोच नहीं, बस हमारे नीचे के नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो चेंज होने वाले हैं, बाकी तो हमारा कैलकुलेशन जो है वो इसी तरीके से कवर होगा, इसी तरीके से कवर होगा. यहां पे हमने एनुअलाइज बेसिस लिया, इसलिए एनुअलाइज बेसिस लिया, ठीक है, क्वेश्चन के बेसिस पे देखे तो आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो एनुअल पेशेंट डेज के टर्म्स में दे दिया है, मंथली कुछ दिया हुआ ही नहीं है, इसलिए पर मंथ कन्वर्ट करके कोई भी मतलब नहीं था, कोई भी मतलब नहीं था. ऑल राइट, एक और चीज पूछी हुई है हमें, क्या पूछी हुई है, फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द हॉस्पिटल. ये मैं पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको सिर्फ पैटर्न बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए. क्या करेंगे इसमें हम लोग, हमारा सेलिंग प्राइस है या सर्विस चार्ज है 2000 पर पेशेंट, हम निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन, और फिर हम करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, तो हमारा आ जाएगा ब्रेक इवन पेशेंट डेज. कितने पेशेंट्स डेज होंगे तो हम ब्रेक इवन कर देंगे. सर वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ये यहां पे हम लोग बाइफरकेट कर देते हैं. रेंट फिक्स्ड है, सुपरवाइजर फिक्स्ड है, नर्सेज फिक्स्ड है, वार्ड बॉयज फिक्स्ड है, डॉक्टर्स मनी मन आप भी करते रहे वेरिएबल है, रिपेयर्स फिक्स्ड है, फूड टू पेशेंट्स वेरिएबल है. अगर ये नहीं भी दिया हुआ हो क्वेश्चन में तो आपको ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. फिर अदर सर्विसेज टू पेशेंट्स वेरिएबल दे रखा है, क्योंकि पेशेंट से रिलेटेड जो भी चीज होगी वो वेरिएबल होगी, कभी भी ध्यान रखें. लॉन्ड्री चार्जेस ज्यादा पेशेंट होंगे ज्यादा लगेगा, वेरिएबल है. मेडिसिन ज्यादा पेशेंट होंगे ज्यादा लगेगा, वेरिएबल है. अदर फिक्स्ड एक्सपेंस फिक्स्ड है. एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस एलोकेटेड फिक्स्ड ही होंगे, और ये 75,000 जो नीचे लगा है ये अगेन वेरिएबल है. तो अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट का टोटल लगाएंगे 30 लाख प्लस 8,80,000 प्लस 3 लाख प्लस 6 लाख प्लस 7,50,000 प्लस 75,000, हमारा आ जाता है 56,05,000. ये क्या आ गया है हमारा वेरिएबल कॉस्ट का टोटल. इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बाय करेंगे 8,000 पेशेंट डेज, तो हमारा पर पेशेंट डे वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 8,000 कर दीजिए, आ गया है 700.625. मतलब एक पेशेंट अगर 2,000 रुपए एक दिन का दे रहा है तो 700 रुपए का तो खर्चा भी लग रहा है, लॉन्ड्री का, फूड का, मेडिसिन का, डॉक्टर फीस का, बेड के भाड़े का, एंड सो ऑन. सर क्या एग्जाम में हमें वेरिएबल फिक्स का बाइफरकेशन दे रखा होगा क्या, हो भी सकता है, हाँ नहीं भी हो सकता है. तो आपको पता होना चाहिए, जो चीज नंबर ऑफ पेशेंट्स पे डिपेंड करेगी, डॉक्टर की फीस, फूड, ऑक्सीजन सप्लाई, ऐसी कुछ चीजें दे दी तो वो वेरिएबल नेचर की होगी. अलोकेटेड ओवरहेड्स, रेंट हो गया, ये सब फिक्स्ड नेचर का होगा. तो 700.625 क्या हो गया हमारा, दिस इज आर कॉन्ट्रीब्यूशन है क्या, नहीं, ये तो हमारा क्या है, दिस इज गोइंग टू बी आर वेरिएबल कॉस्ट. तो अब हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस हमें पता है, वेरिएबल कॉस्ट है 700.625, तो जैसे ही 2000 में से 700.625 माइनस कर देते हैं तो 1299.625 ये हमारा क्या जाता है, कंट्रीब्यूशन. अब हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1299.375 करेंगे, तो हमारा ब्रेक इवन पेशेंट्स आ जाएगा. मतलब इतने पेशेंट तो हमें साल भर में चाहिएंगे ताकि हमारा फिक्स खर्चा निकल सके. सर फिक्स खर्चा कितना था, दिमाग लगाइएगा, कितना आएगा फिक्स खर्चा, टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो. टोटल कॉस्ट हमने ढूंढा था क्या, जी सर 10466 3 बार 0, माइनस वेरिएबल कॉस्ट ढूंढा था क्या, जी सर 56,05,000, डिफरेंस आ जाएगा 48,61,000. 48,61,000 हमारा क्या आ गया, फिक्स कॉस्ट. जैसे ही हम लोग 48,61,000 को डिवाइड कर देंगे किससे, 1299.375, इससे हमारे नंबर ऑफ ब्रेक इवन पेशेंट डेज आ जाएंगे 3741.02, मतलब लगभग 3741 या
2 पेशेंट डेज बोल सकते हैं, मतलब हमें हॉस्पिटल में साल भर में इतने लोग तो चाहिएंगे ही ताकि हमारा फिक्स खर्चा निकल जाए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है हॉस्पिटल का तो नॉर्मली इंस्टीट्यूट ब्रेक इवन पॉइंट पूछती है। आई होप आपको समझ में आया। फिक्स कॉस्ट मतलब हमारा फिक्स खर्चा, कंट्रीब्यूशन मतलब वेरिएबल कॉस्ट हटाने के बाद। तो एक पेशेंट पे हम लोगों को 1299 रुपए का गेन होगा और हमें टोटल 48,61,000 कवर करना है। तो 48,61,000 डिवाइडेड बाय 1299 के कितने लोग हम इकट्ठे कर पाएंगे। सर 1299 क्यों लिया, 2000 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 2000 तो आता है पर उसको लाने के लिए 700 रुपए का खर्चा भी लग जाता है। तो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा और फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करेंगे तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। चलिए ये एक और इंडस्ट्री हमने कवर की। दिस इज विच इंडस्ट्री? यह है हमारी हॉस्पिटल इंडस्ट्री। दिस इज डन। मूव ऑन करते हैं और एक और नई इंडस्ट्री पे आते हैं विच इज टॉल रोड इंडस्ट्री। विच इज टॉल रोड इंडस्ट्री। मैं वैसे बता दूं कि मैं सारी इंडस्ट्रीज नहीं कवर करूंगा, बोल के बता रहा हूं, ज्यादा स्पून फीडिंग हो जाएगी। तरीका पैटर्न आपको पता चल गया है, कब पर मंथ करना है, कब पर स्टूडेंट करना है, कब पर एनम करना है, किस बेसिस पे जाना है, ठीक है। कब हमको टोटल किलोमीटर्स इनटू सीधा पैसेंजर कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, वो ध्यान रखना है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो हम लोग किलोमीटर्स इनटू वेट कर रहे हैं तो वो हमारा सपोज टन किलोमीटर्स हो जाता है। उसमें दो तरह के बेसिस आता है, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और कमर्शियल टन किलोमीटर। उसका एक सिंपल सॉल्यूशन बताऊं तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स मतलब हमारा हो जाता है वेटेड एवरेज और कमर्शियल टन किलोमीटर मतलब हमारा हो जाता है सिंपल एवरेज। वो जरूर से ध्यान में रखें। एक टॉल रोड इंडस्ट्री का क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें भी पैटर्न तो सेम ही रहेगा, लेकिन कई बार इसमें इतना सारा इंफॉर्मेशन देख के स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं क्विकली एक क्वेश्चन करवाना चाहूंगा। क्या दे रखा है हमें? SLS इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड्स एंड ऑपरेट 110 किलोमीटर हाईवे। 110 किलोमीटर का एक बेल्ट SLS इंफ्रास्ट्रक्चर ने बिल्ड किया है। इसको बोलते हैं बॉट बेसिस, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। ये कैसे होता है? PPP बेसिस। गवर्नमेंट प्राइवेट साथ में पार्टनरशिप करते हैं और गवर्नमेंट क्या बोलती है प्राइवेट वेंडर्स को, तुम बनाओ, तुम ऑपरेट करो। कब तक? थोड़े सालों तक, जब तक तुम्हारा कॉस्ट प्लस कुछ मार्जिन रिकवर नहीं हो जाता है, फिर हमें दे देना। तो हमने देखा होगा कई ऐसे टॉल्स जो बहुत पहले से चालू हो रखे थे, धीरे धीरे उनमें टॉल अब हट गया है। क्यों? क्योंकि उनका जो बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर वाला पीरियड था वो आ चुका है। तो जितना अच्छा से ऑब्जर्व करोगे आपको उतना बेटर कनेक्ट होगा ये सब चीजों में। SLS इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड्स एंड ऑपरेट्स 110 kilometer highway on basis of build, operate, transfer for a period of 25 years. A traffic assessment carried out to estimate the traffic flow per day. ये क्या है हमारा ट्रैफिक फ्लो पर डे? इट शोज द फॉलोइंग फिगर्स। टू व्हीलर्स इतने जाएंगे, कार्स एंड SUVs इतने जाएंगे, बस एंड LCVs इतने जाएंगे, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स इतने जाएंगे। फिर ये हमारा कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है, पूरे साल भर का नहीं है, पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, तो स्टार्ट में ही बन जाएगा, ठीक है। फिर और आगे चलते हैं। एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 120 लाख हैज टू बी इनकर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड टोल प्लाजा ऑपरेशन। ये पूरा तो हमारा बनाने का खर्चा लगा और टोल प्लाजा को ऑपरेट करने का 1120 लाख का खर्चा लग रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ द व्हीकल स्पेसिफिकेशन दैट इज वेट, साइज, टाइम सेविंग एक्सेट्रा, द फॉलोइंग वेट्स हैव बीन असाइंड टू द पासिंग व्हीकल्स। तो ये वेट्स दे दिए हैं हम लोगों को। कैलकुलेट द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट पर डे ऑफ द कंसेशन पीरियड। क्या यूनिट पूछी है वो ध्यान रखना है। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट पर डे बहुत सिंपल है। हम लोगों को क्या करना होगा, जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट लगा है हमारा, कितना लगा है? 1,14,495.25 प्लस 1120, क्योंकि ये भी लगेगा टोटल। तो टोटल कॉस्ट हमारा कितना लगा है, मैं नोट डाउन कर लेता हूं। हमारा टोटल कॉस्ट लगा है यहां पे 115615.25 लाख रुपए, काफी ज्यादा, ठीक है। 115615.25 लाख रुपए। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? पर डे में। अब हम कितने साल चलाने वाले हैं हाईवे को? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू बी नोटेड, 25 साल। और एक पीरियड में ऑफकोर्स 365 डेज होंगे एक साल में, तो 365 इंटू 25,
टोटल 9125 डेज हम ऑपरेट करने वाले हैं। हम लोगों को यही बोला हुआ है प्रोजेक्ट कॉस्ट पर डे, ताकि रिलेटिव बेसिस पे आ जाए, ताकि गवर्नमेंट को भी कभी कंपेयर करना हो तो वो कर पाएगी। अरे इस वाले को दिया था तो इसका पर डे प्रोजेक्ट कॉस्ट इतना आया था, इस वाले को दिया था तो इसका पर डे प्रोजेक्ट कॉस्ट इतना आया था। सर टोटल बेसिस पे क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? क्योंकि कोई बड़ा स्ट्रेच होगा, कोई छोटा स्ट्रेच होगा, वो ध्यान रखना है। यहाँ पे पर किलोमीटर पर डे नहीं दे रखा, सिर्फ पर डे दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ किलोमीटर की जगह पे क्या करेंगे, 365 इंटू 25 टोटल नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देंगे। इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा 115615.25 डिवाइडेड बाय 9125। कितना आ जाएगा? 12.67 lakhs। ये इन लाख रुपीज है। सर इतना इजी था, हो भी गया। जी हाँ, मैंने क्या बोला था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। आपको डिनोमिनेटर जज करना है कि क्या है, पर डे बेसिस बोला हुआ है तो 25 साल में 365 दिन, तो 9125 दिन आ गए और ऊपर हमने टोटल कॉस्ट ले लिया। अगला पार्ट, सर ये पर डे क्यों कन्वर्ट किया है? क्योंकि जो हम लोगों को व्हीकल्स की मूवमेंट है वो पर डे ही दिया हुआ है, तो पर डे कॉस्ट आ गया और पर डे व्हीकल की मूवमेंट आ जाएगी। उसके बेसिस पे हम लोग क्या हमारा टोल का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? हाँ, क्या बोला हुआ है सेकंड क्वेश्चन देखिए, कंप्यूट टोल फी टू बी चार्ज फॉर पर व्हीकल ऑफ ईच टाइप इफ द कंपनी वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन टोटल कॉस्ट। कंपनी वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ व्हाट? 15% ऑन टोटल कॉस्ट। तो हमारा पर डे कॉस्ट कितना आ रहा है? 12.670164। इसमें हम कितना ऐड कर देंगे? 15% प्रॉफिट ऐड कर देंगे कॉस्ट पे, तो प्लस 15% ऐड करते ही ये बन जाता है 14.57068। ये लाख में है तो एक काम करते हैं 14,57,068 रुपए कर देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। और उसको हम लोग अब किससे डिवाइड करेंगे? इक्विवेलेंट यूनिट्स। क्या हमें डेली का ट्रैफिक वॉल्यूम दे रखा है क्या? हाँ। और क्या इनका वेटेज दे रखा है क्या? जी हाँ। क्या वेटेज है पब्लिक? द वेटेज इज लाइक दिस। टू व्हीलर्स का वेटेज हम लोगों को दे रखा है 5%, कार्स एंड एसयूवीज का दे रखा है 20%, बस एंड एलसीवी का दे रखा है 30% और ये दे रखा है 45%। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप वेटेज को आप इक्विवेलेंट टर्म्स में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब 1:4:6:9, 1:4:6:9। ये ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इससे आप 1 के बेस वाले का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट व्हीकल निकाल रहे हैं। 44,500 1 के बराबर ही है, लेकिन 3450 है, पर एक कार 4 टू व्हीलर के बराबर है, तो इंटू 4 कर दिया तो कितना आ गया? 13,800। इसको एम प्लस कर देते हैं। फिर 1800 इंटू 6 इसको भी एम प्लस कर देते हैं, और 816 इंटू 9 इसको भी एम प्लस कर देते हैं। तो हमारा टोटल आ जाएगा 76,444। ये हमारे इक्विवेलेंट व्हीकल्स आ गए। जैसे ही 76,444 से हम डिवाइड करेंगे 1457,068 डिवाइडेड बाय 76444, तो हमारा 19.06 जैसा जो है वो किसका खर्चा आ गया है? ये हमारा किसका खर्चा नहीं, किसका कलेक्शन पैटर्न आ गया है? ये पैटर्न आ गया हमारा टू व्हीलर का। इसको जब इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 व्हीलर का। और उसको जब इंटू 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? बस एंड एलसीवी का। और उसको हैवी कमर्शियल व्हीकल से लिए इंटू 9 मल्टीप्लाई करना। एक बार कैलकुलेशन जरा चेक कर लीजिए और मुझे बता दीजिए कि समझ आया कि नहीं। तब तक मैं पानी पी लेता हूं जरा। चलिए एक और इंडस्ट्री की बात करते हैं। इसमें मुझे कुछ बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी, बट अक्सर लोग इसमें कुछ गड़बड़ करते हैं आईटी इंडस्ट्री में। वो गड़बड़ होती है हमारी कि जो हमारा ओवरहेड्स होता है उसको कैसे बांटना है, और उससे से रिलेटेड बेस होता है। बिकॉज आईटी में हमारी यूनिट क्या होगी? प्रोजेक्ट कॉस्ट। फिर से बताऊंगा, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, लोन इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, सब में आपको टोटल लगा के यूनिट्स को समझना है। यही हमारा अप्रोच रहेगा सर्विस कॉस्टिंग को कवर करने का। यहाँ पे बोला हुआ है प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट बनानी है।
प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट मतलब एक प्रोजेक्ट का बेस, और एक प्रोजेक्ट के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है जैसे कि 6 महीने है, लेकिन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड का ये पूरे साल भर का डेटा है, मतलब ये इतना खर्चा फुल ईयर और फुल कंपनी का है। हम लोगों को कंपनी का नहीं, हम लोगों को प्रोजेक्ट का कहानी देखना है। अब प्रोजेक्ट के कॉस्ट के लिए हम लोगों को बोला हुआ है 1 प्रोजेक्ट लीडर एंड 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर इन्वॉल्व फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब 6 महीने तक एक प्रोजेक्ट लीडर आया, हमारे पास 2 पर्सन है जिनका खर्चा कितना है 9 लाख। तो अगर 9 लाख 2 पर्सन का खर्चा है तो बाई 2 करेंगे तो 4.5 लाख एक पर्सन का खर्चा आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6 करेंगे तो 2,25,000 हमारा प्रोजेक्ट लीडर का अलोकेशन हो जाएगा ऑन टाइम बेसिस टू व्हाट, टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सर इतना इजी है क्या? बिल्कुल। फिर क्या बोला हुआ है 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो 15 लाख 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पगार है तो एक की 3 लाख हो गई, इंटू 3 तो 9 लाख रुपए साल भर की 3 जनों की पगार हो गई, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6 कर देंगे तो 4,50,000 हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का पगार आ गया। सैलरी टू प्रोजेक्ट मैनेजर 6 लाख है, और प्रोजेक्ट मैनेजर इक्विवेलेंट टर्म्स में कितना एफर्ट डाल रहा है वहां पे 2 महीने का, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 12, एक महीने की 50,000 इंटू वो 2 महीने। सर प्रोजेक्ट तो 6 महीने चल रहा है ना, हाँ, पर जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है वो तो बहुत सारे प्रोजेक्ट देख रहा होता है, तो इक्विवेलेंट टर्म्स में उसने यहाँ पे 2 महीने का समय दिया है, तो हम कर देंगे यहाँ पे 1 लाख। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड किस बेसिस पे बांटना है, यही मुझे चर्चा करना है, इसमें मैं बाद में आता हूं। पहले ट्रैवल एक्सपेंसेस, ये तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हो गया, मैं सीधा ले लूंगा 1,87,500। 2 लैपटॉप हमने खरीदे हैं, 50,000 एक लैपटॉप का कॉस्ट था, तो 1 लाख हो गया। वो लैपटॉप्स 2 साल चलने वाले हैं तो 1 साल का डेप्रिसिएशन 50,000 हो गया, और इस प्रोजेक्ट पे तो 6 महीने ही काम हुआ है तो 25,000 आपका लैपटॉप का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सो डेप्रिसिएशन आ गया, ट्रैवल एक्सपेंसेस आ गए, ये सैलरीज आ गई तीनों की। उसके बाद कुछ बोला हुआ है क्या, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हमारा फिक्स खर्चा है, उसको कोई जेन्युइन बेसिस पे हमें एलोकेट करना है। याद करो ओवरहेड में हम देखते थे 6 तरीके, पहला डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, दूसरा प्राइम कॉस्ट, तीसरा लेबर कॉस्ट, चौथा लेबर आवर्स, पांचवा नंबर ऑफ यूनिट्स, छठा अगर हम देखें तो मशीन आवर्स। यहाँ पे हमें मशीन आवर्स दिए हुए नहीं है, नंबर ऑफ यूनिट्स तो है ही नहीं, प्रोजेक्ट बेसिस है, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट सर्विस इंडस्ट्री में कुछ लगता ही नहीं है तो प्राइम कॉस्ट आने से रहा, और लेबर आवर्स भी नहीं दिए हुए, तो एक ही बेसिस है जिसके बेसिस पे हम इस ओवरहेड्स को अलोकेट कर सकते हैं, दैट इज लेबर कॉस्ट। अब हमारी टोटल सैलरी जो सबसे बड़ा खर्चा है, क्योंकि ये मेन ड्राइवर होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर में सबसे ज्यादा क्या चाहिए, दिमाग, सॉफ्टवेयर वाले बंदे, ठीक है, और उनको जो हम पगार दे रहे हैं वो मेन ड्राइवर हो गया हमारा। तो हम लोगों ने उनको कितनी पगार दी है, 30 लाख, और सामने हमारा ओवरहेड्स कितना लगा है, 15 लाख। मतलब हर 2 रुपए की सैलरी पे 1 रुपए का ओवरहेड लग रहा है। तो यहां पे कितनी सैलरी एलोकेट की है, टोटल लगा लीजिए 4.5 लाख प्लस 2,25,000 प्लस 1 लाख, 7,75,000 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा 3,87,500। ये कैसे आया, ये आया 15 लाख टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय 30 लाख टोटल लेबर कॉस्ट, तो 0.5 रुपीज फॉर एवरी सैलरी पेड। यहाँ पे हमने सैलरी पे की है 775 की, तो हमारा ये आ जाएगा 3,87,500। दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्लस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। आप इन दोनों को अलग अलग भी दिखा सकते हैं और उसके बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका एक और पार्ट आ गया विच इज व्हाट, आईटी इंडस्ट्री। क्या आ गया, आईटी इंडस्ट्री। तो हम इसके बेसिस पे गिन लेंगे 4.5 लाख प्लस 225 प्लस 1 लाख प्लस 187,500 प्लस 387,500 प्लस 25,000, तो हमारा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आ गया है 13,75,000। मैं फिर से बता दूं, ये रिवीजन कर रहे हैं, कोई जन जो पहले कर रखा है सर्विस कॉस्टिंग उसी के लिए ये रिवीजन ज्यादा रेलेवेंट और एफिशिएंट है। आप पहली बार कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये थोड़ा फास्ट पैटर्न लगेगा, बिकॉज यहाँ हम सीख नहीं रहे हैं, यहाँ हम एक बार क्विक रिवीजन कर रहे हैं। इसके लिए आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इसके लिए आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को कौन से बेसिस पे बांटना है। तो 6 मेथड ओवरहेड्स के याद रखिएगा, मटेरियल कंज्यूम,
प्राइम कॉस्ट, लेबर आवर्स, लेबर कॉस्ट, मशीन आवर्स एंड हमारा छठा है आपका यूनिट्स बेसिस। अब सर्विस इंडस्ट्री में ना तो यूनिट्स होगी ना मटेरियल होंगे, तो प्राइम कॉस्ट नहीं बनेगा, मशीन आवर्स भी नहीं बनेगा, तो लेबर आवर्स या फिर सैलरी कॉस्ट या लेबर कॉस्ट वो बेसिस होना चाहिए। ऑल राइट, चलिए एक और इंडस्ट्री का हम चर्चा करते हैं। ये एक आस्क क्वेश्चन है गुड्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का। पेनोरमिक की वर्कशीट में भी ये सवाल इंक्लूडेड है, बाकी आपको आस्क क्वेश्चंस में इजीली मिल जाएगा। इसको हम लोग देखते हैं क्योंकि हमने गुड्स ट्रांसपोर्ट भी एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जो हमें कवर करनी है। आई होप यहां तक आपको समझ आया है, और अगर आपको ये रेलेवेंट लगा है तो प्लीज कमेंट करिए, प्लीज शेयर करिए, प्लीज लाइक करिए, सो दैट, और हमें ये भी बताइए कि अगला कौन सा चैप्टर आप लेना चाहेंगे। कोल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टू माइंस एक्स एंड वाई एंड अनलोडेड एट प्लॉट्स इन अ रेलवे स्टेशन। कोल मतलब गुड्स आ गया, माइन की बात हो रही है, और हम लोग दो अलग अलग माइंस है, एक माइन एक्स है, एक माइन वाई है, और वहां से हम लोग कहां पे लेके जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे लेके जाते हैं। X is a distance of 15 kilometers and Y is at a distance of 20 kilometers from the railhead plots. जो रेलवे स्टेशन है X उससे कितना दूर है, 15 किलोमीटर, और Y कितना दूर है, 20 किलोमीटर। Records reveal that average speed of the lorries is 40 kilometers per hour. Average speed of the lorry is what? 40 kilometers per hour when running, and they regularly take 15 minutes to unload at the railhead. To do what? To unload at the railhead. 15 मिनट हमें अनलोडिंग में लगते हैं, 40 किलोमीटर की स्पीड है। एट माइन एक्स एवरेज लोडिंग टाइम इज 30 मिनट्स। ये 15 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे 30 मिनट्स हमारा किसका लगता है, लोडिंग का, और अनलोडिंग का यहाँ पे कितना लग रहा है, 15 मिनट। सिमिलरली माइन वाई जो है उसमें 25 मिनट्स लोडिंग टाइम लग रहा है, और अगेन 15 मिनट्स अनलोडिंग टाइम लग रहा है। ड्राइवर्स वेजेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस एक्सेट्रा आर ₹12 per hour, and operated fuel, oil, tires, repairs and maintenance etc. is 1.6 per kilometer. Relative terms में दे दिया हमें। You are required to prepare a statement showing the cost per ton kilometer of carrying coal from each mine X and Y. अच्छा क्वेश्चन है गाइस, और इससे गुड्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का आपको रिलेटिव बेसिस पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पर टन पर किलोमीटर, वो बेसिस हो जाएगा। तो हम लोगों को कैपेसिटी भी दे रखी है। क्या कैपेसिटी है, 4 टन, और हम लोग उससे ट्रांसपोर्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोगों को एब्सोल्यूट टर्म्स में वैल्यूज नहीं दे रखी है, रिलेटिव टर्म्स में दे रखी है। पहले मैं एक्स का एक पूरे राउंड ट्रिप का कहानी देखूंगा। क्यों वन वे नहीं हो सकता, क्योंकि जाना और आना, और मैंने जानबूझ के सम लिया है क्योंकि जाते वक्त तो वो कोल माइन ट्रक जो है वो भर के जाएगी कोल को, लेकिन आते वक्त खाली आएगी। तो जाते वक्त हमारा जो टन किलोमीटर है वो आएगा, आते वक्त टन तो जीरो हो गए तो टन किलोमीटर नहीं आएगा। लेकिन डीजल कॉस्ट जो है वो तो आने का भी लगेगा, जाने का भी लगेगा। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपको इन पर्टिकुलरली ध्यान में रखना है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग दिस पार्ट। मैं पहले एक्स का ढूंढवाता हूं आपको। एक्स में देखो टोटल क्या लग रहा है, 30 मिनट्स का लोडिंग टाइम लग रहा है। उसके बाद जब हम माइन टू रेलवे स्टेशन जाएंगे तो 15 किलोमीटर दूर है और 40 की स्पीड है, तो अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 मिनट्स में 40 किलोमीटर है, तो 15 किलोमीटर कितने मिनट्स में हो जाएंगे, तो 15 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 40 तो 22.5। लेकिन आना जाना 2 बार करेंगे वो लोग, तो इंटू 2 कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 45 मिनट्स। ये क्या हो गया, माइन टू रेलवे स्टेशन एंड रेलवे स्टेशन टू माइन। और रेलवे स्टेशन पे अनलोडिंग के कितने मिनट्स लगेंगे, 15 मिनट्स। तो एक पूरा साइकिल हमारा कितने मिनट में कंप्लीट होता है, 90 मिनट में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक पूरा साइकिल कितने में कंप्लीट हो रहा है हमारा, 90 मिनट में। आई होप आपको समझ में आया। हम लोग कितना ट्रैवल कर रहे हैं, 15 आना 15 जाना, टोटल 30, और 30 किलोमीटर है और 40 की स्पीड है, मतलब 3/4 ऑफ आवर लग रहा है, तो 45 मिनट्स ये हो गया।
लोडिंग हो गया और 15 मिनट्स हमारा क्या हो गया, अनलोडिंग हो गया। तो एक राउंड ट्रिप में हमारा 90 मिनट लग रहा है और यहाँ पे कॉस्ट हमें पर आवर के टर्म्स में दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, 12 रुपीज इंटू 1.5 आवर्स, जो कि कितना हो जाएगा, 18 रुपीज एक ट्रिप का खर्चा हो गया। और फिर हमें दे रखा है 1.6 किलोमीटर्स इंटू, अगर हम देखेंगे तो कितना दूर है, अगर रेलेट देखें तो 15, तो 15 आना और 15 जाना, तो 30 किलोमीटर्स हो जाएगा। तो 1.6 इंटू 30 किलोमीटर्स, ये हो जाएगा 48 रुपीज। तो हमारा टोटल खर्चा कितना लग रहा है, 66 रुपीज। टोटल खर्चा कितना लग रहा है, 66 रुपीज। फिर से बता रहा हूं, 1.6 पर किलोमीटर है और हमारे टोटल आना और जाना 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर हो गया। तो 30 इंटू 1.6 48 आ जाएगा और 12 रुपए इंटू 1.5 घंटा, क्योंकि ये दिस इज 12 रुपीज पर आवर, ठीक है, ये 18 रुपए आ जाएगा। तो टोटल 66 रुपीज लगा। इसको किससे डिवाइड करेंगे, टन किलोमीटर्स, और टन किलोमीटर्स में आपको ध्यान में रखना है 15 किलोमीटर इंटू 4 टन और 15 किलोमीटर इंटू 0 टन। क्यों 0 टन, क्योंकि आते वक्त टन ट्रक जो है वो खाली आएगा। तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 60 टन किलोमीटर्स, विच विल बी 1.1 रुपीज पर टन पर किलोमीटर। डन गाइस, ये आपकी गुड्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो गई। वाई का फटाफट गिन लेते हैं इसी तरीके से। वाई में हमें लोडिंग का कितना समय लग रहा है, 25 मिनट। अनलोडिंग में कितना समय लगेगा, 15 मिनट। और वाई 20 किलोमीटर दूर है और हमारी 40 की स्पीड है, राइट। तो 20 आना 20 जाना, टोटल 40 किलोमीटर और 40 की स्पीड है, तो हमें 60 मिनट लग जाएंगे। तो अगर इसका टोटल लगाएं तो ये हो जाएगा 25 प्लस 60 प्लस 15, 100 मिनट्स का एक साइकिल हो गया वाई का। और अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे लिख देते हैं। हमारा एक कॉस्ट क्या है, 12 रुपीज पर आवर, तो 12 इंटू 100 बाई 60, ये हो जाएगा 100 बाई 60 इंटू 12, ये हो गया 20 रुपीज। ये हमारा जो है वो कॉस्ट हो गया है फर्स्ट वाला, विच इज ड्राइवर्स वेजेस फलाना ढींगना सो ऑन। और दूसरा जो है वो हमारा पर किलोमीटर है, पर टन किलोमीटर नहीं है, विच इज वॉट 1.6 रुपीज पर किलोमीटर। तो 1.6 इंटू 40 किलोमीटर्स, तो ये हो जाएगा हमारा 64 रुपीज। टोटल कितना आ गया, 84 रुपीज। और हमारे टन किलोमीटर अगेन 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर इंटू 4 टन, ये जाते वक्त का है। आते वक्त तो ट्रक अनलोड होके आई है, तो 0 टन इंटू 15 किलोमीटर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 60 से ही डिवाइड होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1.4 रुपीज पर टन किलोमीटर। ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हुआ है ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन केस आपको दिक्कत अभी भी लग रही है। तो हमने क्या किया, सब टाइम निकाला और नीचे जब आते वक्त खाली आ रही है हमारी ट्रक जो है, तो ट्रक लॉरीज आपको अलग अलग पार्ट देंगे, तो टन किलोमीटर में वो 0 बन जाएगा। चलिए अब मैं चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की एक समरी बता रहा हूं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। बहुत ही क्विकली बोलूंगा। पहला, स्कूल बस है तो उसमें किलोमीटर इररिलेवेंट है, हमें स्टूडेंट या इक्विवेलेंट स्टूडेंट के बेस में लेना पड़ेगा। दूसरा, पैसेंजर इंडस्ट्री है तो कई बार परसेंटेज कमीशन ऑन टेकिंग्स बोले होंगे, तो उसको ध्यान रखना, प्रॉफिट ऑन सेल्स है। ऑल्सो गधा गधा घोड़ा घोड़ा, गधा गधा घोड़ा घोड़ा। ओ एक गड़बड़ कर दी मैंने, सही बात है, ये 60 नहीं 20 किलोमीटर्स है, तो 20 किलोमीटर्स इंटू 4 80 आ जाएगा। एंड 84 बाई 80 करेंगे तो ये हमारा चेंज होके 1.05 बन जाएगा। माई बैड, क्योंकि 20 है, मैंने x का ही बेसिस ले लिया था, तो 1.05 कर देंगे। चलिए पैसेंजर इंडस्ट्री की बात करें तो परसेंटेज कमीशन ऑन टेकिंग्स मतलब प्रॉफिट्स ऑन सेल होगा। इसमें ध्यान रखना महीने का लेना है कि ईयर का,
उस बेसिस पे ध्यान रखेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्ट में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, राउंड ट्रिप दे रखा है कि सिंगल ट्रिप। अगर परसेंटेज ऑफ ट्रक हेल्ड फॉर रिपेयर्स दे रखा है तो उसको किलोमीटर में कंसिडर नहीं करेंगे। गुड्स डिलीवर्ड एट इंटरमीडिएट स्टेशन दे रखा है, जैसे यहां पे भी था ना कि हम आते वक्त खाली आ रहे हैं, तो उस केस में वो 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आईटी इंश्योरेंस लोन में ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड्स इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको लेबर के बेसिस पे बांटने को बोला, अलोकेशन ऑन सम रीजनेबल बेसिस। हॉस्पिटल में ब्रेक इवन पेशेंट्स के लिए हम लोगों को फॉर्मूला ध्यान रखना है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विच इज फीस फ्रॉम पेशेंट्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है। अदर पॉइंट्स, कई क्वेश्चन में आपको लाइफ ऑफ टायर्स दे देंगे। ऐसा एक सम है जिसमें आपकी गाड़ी 10 साल चल रही है पर 5 साल बाद आप टायर बदल रहे हैं, तो लोग क्या समझते हैं कि 2 बार टायर बदले, बट एक ही बार बदलेंगे, क्योंकि पहली बार जब ट्रक खरीदोगे तो वो टायर के साथ ही आएगा। पेट्रोल डीजल कॉस्ट के लिए पैसेंजर इररिलेवेंट है, सिर्फ किलोमीटर रेलेवेंट है, और एब्सोल्यूट मतलब हो जाता है वेटेड एवरेज, और कमर्शियल मतलब हो जाता है सिंपल एवरेज। ये बेसिस ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है। आप चाहें तो इस स्क्रीनशॉट लेके ध्यान में रख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग हमारे सर्विस कॉस्टिंग का एक बेसिक अप्रोच कैसे होता है वो देखते हैं। बड़ा महाकाय चैप्टर है, मैंने कोशिश की है कि इसको थोड़ा इजी मैं आपके लिए कर पाऊँ और नंबर ऑफ यूनिट्स आपको बता पाऊँ। आई होप आप सबको ये समझ आया, मज़ा आया। अगर ऐसा हुआ है तो हमें ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में वंस वी एंड दिस वीडियो आप अपडेट करें, बताएं, और अगला कौन सा चैप्टर लेना चाहेंगे वो भी बताएं। दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।